अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दिन स्पेशल शो। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। इस मिट्टी ने हमें अनाज दिया, हमने इस मिट्टी को क्या दिया? पाकिस्तान ने हमें नाम दिया, हमने पाकिस्तान को क्या दिया? ये बड़े अहम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब बड़े अहम होते हैं। जब इस सवाल खुद से पूछ लिया जाए तो जवाब सामने आता है रिजल्ट की शक्ल में। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं, मैं आपको बताऊं कि मैं कहां मौजूद हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं जनूबी पंजाब में। जनूबी पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, जिसकी 3 तहसीलें हैं, राजनपुर, रुझान और जामपुर। रुझान आखिरी तहसील और उसकी आखिरी यूसी सोन मियानी, मैं वहां पर मौजूद हूं। इस बचाओ बंद के ऊपर मौजूद हूं। 2010 जब सैलाब आया, ऑन माई लेफ्ट साइड दरिया सिंध है, पानी इस तरफ को आया, बहा कर ले गया इन गांव देहातों को, बहा कर ले गया बस्तियों की बस्तियां, उजाड़ गया, वीरान कर गया इस इलाके को। लेकिन उसके बाद यहाँ के लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? आज तकरीबन 9 साल हो गए। इस दौरान इस यूसी ने कुछ ऐसे काम करके दिखाए हैं जो कि एग्जाम्पल बन रहे हैं। और इस इलाके में जिस तरह तालीम और सेहत के मैदान में इस्लाहात लाई गई हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसकी वजह से आज यहाँ पर बच्चे ज़ेवर तालीम से तो आरास्ता हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सेहत के मसाइल थे यहाँ पर रहने वालों के और उनके जानवरों के, अब वो हल हो रहे हैं। यहाँ पर तरक्की हो रही है, यहाँ पर खुशहाली आ रही है। और ये सब जो हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे कि उसके पीछे क्या सोच है। आइए। एक छोटी सी इमारत यहाँ रहने वालों की ज़िंदगी में कितनी बड़ी सहूलत लेकर आ रही है, इसकी बात करते हैं। इंडस कम्युनिटी सेंटर, यहाँ पर लोकल्स आते हैं और फैसिलिटेट होते हैं। कैसे? चूँकि यहाँ पर इदारों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, वो चाहे अखुवत हो, वो चाहे फौजी फर्टिलाइज़र हो, चाहे दीगर बैंक्स हों जिन्होंने कर्जा देना है, और वो चाहे इंडस हॉस्पिटल से मुतालिक, सेहत की सहूलियत से मुतालिक कोई बात हो, या किसी को तालीम के मैदान में कोई सपोर्ट चाहिए, वो यहीं पर आता है और यहीं पर उसे फिर फैसिलिटेट किया जाता है। लेकर चलते हैं, आपको विजिट कराते हैं इस सेंटर का। जो भी किसी सपोर्ट गर्ज से यहाँ पर आएगा वो सबसे पहले इस कमरे में आएगा। यहाँ पर साइट सुपरवाइजर अली साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शोएब साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अली साहब, इंडस कम्युनिटी सेंटर, थोड़ा सा इससे मुतालिक ब्रीफ करें मुझे कि क्या कुछ यहाँ पर होता है। शोएब साहब, बेसिकली हमारे जो यहाँ पर काम है, मुख्तलिफ पार्टनर्स को इंगेज करके कम्युनिटी के काम करने के। FFC हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हो गया, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, अखुवत बैंक, मतलब हमारे पास ये पार्टनर्स हैं। RO प्लांट्स हो गया। तो कोई भी बंदा आता है मेरे पास, वो कहता है कि मुझे स्कूल का मसला है, बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो हम उसको TCF फॉरवर्ड कर देते हैं। कोई ऐसा बंदा है जिसे कहता है कि मैंने जानवर लेने, परचेज़ करने, लाइफ स्टॉक के लिए, तो हम उसको क्या करते हैं, अखुवत के थ्रू फाइनेंस करवा देते हैं। कोई ऐसा बंदा आता है कि 2 एकड़ मेरी ज़मीन है, कॉटन लगा हुआ है, बीमारी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, गवर्नमेंट वाले बंदे को भेजते हैं, वो उसके पास जाते हैं और वो उसको बताते हैं कि आप इसके अंदर क्या चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास बेसिक, अगर हेल्थ वाला मसला आ जाता है, कोई बंदा आ गया यहाँ पर, क्या है, हेल्थ के हवाले से हमें कोई मशवरा चाहिए, हम उन्हें कहते हैं कि आप इंडस चले जाएँ, इंशाल्लाह हम आपको कोऑपरेट करेंगे। बाकायदा हम उनको बताते हैं कि सेंटर का आपने बताना कि सेंटर की तरफ से हम आए हैं। टेक्निकल एजुकेशन भी है यहाँ पर? जी, हमारे पास वोकेशनल सेंटर है। अच्छा। जिसमें बॉयज़ सेक्शन भी है। बॉयज़ सेक्शन में इलेक्ट्रिक रिवाइंडिंग, और गर्ल्स सेक्शन में हम इस वक्त सीविंग स्टिचिंग करवा रहे हैं, बेसिक लेडी स्टिचिंग। ठीक है। अब चूँकि बात आपने RO प्लांट की, तो मैंने देखा कि यहाँ पर भी RO प्लांट है, तो विजिट करें सर उसका? जी बिल्कुल। आपको लेकर चलते हैं RO प्लांट की जाने। आ चुके हैं हम RO प्लांट के इस कमरे की जाने। अली साहब, मुझे बताएं कि इस इलाके में टोटल कितने RO प्लांट्स लगाए गए हैं? शोएब साहब, हमने अभी तक 12 RO प्लांट्स मुख्तलिफ लोकेशन में लगाए हैं। अच्छा। जिसमें हमारे पास स्कूल हैं,
कुछ कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी बस्तियाँ हैं, विलेजेस हैं। अब उनको साफ पानी मिल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। ये एक जगह हम देख रहे हैं लिखा है आर्सेनिक रिमूवल फिल्टर और एक लिखा है सैंड फिल्टर, यानी आर्सेनिक रिमूव हुई, सैंड रिमूव, दैट्स इट, कोई और मिनरल ऐड नहीं करना। तो 1.5 लाख में आपने इंस्टॉल किया, इसकी वजह से वो क्या है कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट? मेंटेनेंस कॉस्ट सर इसके सिर्फ फिल्टर चेंज करना है। अच्छा। हाँ जी, एक 500 का एक फिल्टर है, 2 जंबो फिल्टर हैं, वो हमने इसके सिस्टम एक और कमरे में आ चुके हैं हम। उखुवत की टीम यहाँ पर मौजूद होती है, बिला सूद कर्जे दिए जाते हैं यहाँ लोगों को। हाशिम साहब ब्रांच मैनेजर हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। हाशिम साहब, ये जो कम्युनिटी सेंटर में आप लोगों ने अपना सेटअप लगाया, थोड़ा सा मुझे बताएं कितना अरसा हो गया, अब तक कितने लोगों को आप कर्जा दे चुके हैं, तरीक़ेकार क्या होता है? सर जी हमें 2 साल कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो इस वक्त तक सर हमने 498 गरीब घरानों में हमने कर्ज हसना तकसीम किया है। और हमारे जो सर तरीक़ेकार होता है वो होता है शुशमाही। हम देते हैं लाइफ स्टॉक के लिए, इनको छोटे छोटे जानवर हम जो है ना 25 से 30 हज़ार का हमारा लोन होता है, वो हम इनको देते हैं और 6 माह बाद हमारी रिकवरी होती है। अच्छा। रिकवरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो 100% ही है। 100% रिकवरी है इस जगह पे? जी सर। मैक्सिमम कर्जा कितना सर 25 हज़ार तक दे रहे हैं। 25 तक देते हैं? जी जी सर। और फिर आप वापस 4-6 महीनों में लेना है? 6 माह बाद वापस लेना। ठीक है। और 100% रिकवरी है? 100% सर। जबरदस्त। टोटल कितने लोगों को आपने बताया कि दे चुके हैं? सर 498 दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मलिक गाजी साहब। मलिक गाजी साहब, मुझे बताएं कि आपने पहले भी कर्जा लिया है इनसे? जी सर लिया। कितनी दफा? अभी चौथी दफा लिया है। 4 दफा ले चुके हैं? जी सर। 25-25 हज़ार? 25। जानवर लिया था? जानवर लेता है, कोई बकरा लेता है, अच्छा, कोई गाय का बच्चा लेता है, कोई झोटा लेता है। अच्छा। जो एक जानवर है वो हमें 6 महीने के बाद 8,000 10,000 बजा देता है। अगर एक कर्जा ना मिलता तो फिर जिंदगी मुश्किल होती? मुश्किल तो थी, पहले लेते थे। कैसे? वो बैंक से या किसी उसमें सूद देते थे? सूद। अब सूद के बगैर है? सूद के बगैर है सर। बचत ही बचत है। बचत ही बचत। बहुत शुक्रिया सर। इसी कम्युनिटी सेंटर में नौजवानों को हुनरमंद किया जा रहा है, कोर्सेज कराए जाते हैं। मोटर वाइंडिंग का कोर्स कराया गया और साजिद साथ मौजूद हैं। उस कोर्स में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। साजिद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सर। कोर्स कितने ड्यूरेशन का था? 6 मंथ का। अच्छा, इस कोर्स से पहले क्या कर रहे थे आप? पहले मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। अच्छा। मैं बेरोज़गार था, मेरे पास वसाइल नहीं थे नौकरी करने के लिए। मैंने जॉब के लिए बहुत सी जगह पे अप्लाई किया, कोशिश की। फिर सरदार साहब और तमाम इंडस कम्युनिटी सेंटर का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इदारा कायम किया, जिसकी वजह से हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। मैंने मेहनत की, दिल लगा काम किया, 6 महीने काम किया, कोशिश की, मेहनत की और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और सरदार साहब की तरफ से हमने इनामात भी लिया, सरदार साहब ने हमें वो सनद भी दी। क्या बात? किटें भी दी। अच्छा, मुझे बताइए, ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त था? यस सर, मुफ्त था। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, ये कोर्स करने के बाद आपको क्या लगता है कि आपके लिए आपको रोज़गार आसान हो जाएगा? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ अपना कारोबार शुरू कर सकता हूँ। क्या लगता है आपको, अपना कारोबार अगर आप शुरू करते हैं तो आप कितना कमा पाएंगे आप इस हुनर के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह सर, इतना काबिल हो चुका है, मोटर बैंड के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, वायरिंग के बारे में भी सब कुछ जान चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से रिज़्क़ तो वैसे भी अल्लाह ताला देता है, बेशक। वो जो भी आएगा इंशाल्लाह। आपने तो ये कोर्स कर लिया, आपके कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो तालीम भी हासिल नहीं कर पा रहे और जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया, आप देखते हैं उनको या वो आपसे पूछते हैं कि यार आपने तो कर लिया, हमें भी करवाओ? सर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे बाद उसने पूछा कि आपने कहाँ से कोर्स किया, मैंने नाम बताया इंडस कम्युनिटी सेंटर से। वो भी चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे एडमिशन लें और हासिल करें। ये घर वाले कितना खुश? बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमने आपको ये भी दिखाया कि जो यहाँ के लड़के हैं वो किस तरह से हुनरमंद हो रहे हैं। तालीम के साथ हुनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस इलाके में जहाँ पर हम देखते हैं कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हों। लड़के किस तरह हुनरमंद हो रहे हैं इसकी बात हुई, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं विमेन वोकेशनल सेंटर में। यहाँ पर लड़कियों को किस तरह से सिखाया जा रहा है। बच्चियाँ इस इलाके की क्या यहाँ पर आ रही हैं? क्योंकि ज़ाहिर है बच्ची घर से बाहर निकले पासमानदा इलाकों में, बैकवर्ड एरियाज में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन यहाँ की बच्चियों ने ये ठान ली, ये सोच लिया बढ़ना है आगे और लेकर चलना है इस कौम को आगे। तो यहाँ पर जिस तरह से वो सीख रही हैं आपको दिखाते हैं। कम्युनिटी सेंटर के अंदर आ चुके हैं हम और यहाँ पर ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही है, यानी ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ की ख़वातीन
इंडिपेंडेंट हो रही हैं, इन ख़वातीन को इंडिपेंडेंट ख़वातीन कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ जो हेड कर रही हैं मिस जमीला दिलदार, वो भी मौजूद हैं और उनके साथ ट्रेनर भी हैं मिस मुनीबा। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैम मुझे प्लीज़ आप बताइएगा कितना अरसा हो गया इस सेंटर को, कितनी बच्चियाँ अब तक सीख पाई हैं? माशाल्लाह सर हमारे सर हमारे सेंटर को स्टार्ट हुए 6 मंथ हुए हैं। फर्स्ट बैच हमारा चल रहा है जो फर्स्ट जुलाई से 1 जून तक। फिर हमने इनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करे। माशाल्लाह इस वक्त हम 30 जो बच्चियाँ हैं 30 बच्चियाँ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी है और गवर्नमेंट के इदारे के साथ उनका एग्ज़ाम हुआ है सारा बाकायदा एक प्रोसीजर के साथ। तो माशाल्लाह से हमारी 10 बच्चियाँ पोजीशन होल्डर बनी हैं क्योंकि हर पोजीशन पे हमारी 2 बच्चियाँ थी। अच्छा, हाँ जी सर। तो वो उनमें आज बहुत टफ मुकाबला हुआ। बहुत टफ हुआ सर, क्योंकि हमें भी नहीं समझ आ रही थी कि हम क्योंकि हमने तो उसको जस्ट मतलब कि एग्ज़ाम किया ही नहीं था। वो जो मैडम एग्ज़ाम लेके गई उन्होंने हमें कॉल की कि मैडम माशाल्लाह तो बच्चों का फुल मुकाबला है, ये तो कंपटीशन हो रहा है, तो पोजीशन का हो रहा है। हमने कहा भाई आप लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, आप इसको खुद देखो। ज़बरदस्त। और यकीन करें सर कि हमने भी अभी जब देखा इसकी लिस्ट देखी तो उसमें देखा कि भाई हमारी बच्चियाँ इतने अच्छे एवरेज से माशाल्लाह उन्होंने अपना एग्ज़ाम पास किया और बहुत स्किल है उनके पास। जैसे आपने हमारा डिस्प्ले रूम भी देखा है वहाँ पे, तो सिलाई के साथ साथ इनको शीशे का काम भी सिखाया गया यहाँ पे और इसके साथ ड्राइंग करवाई गई है। तो आर्ट वर्क भी हुआ है माशाल्लाह से। बच्चियाँ प्रोडक्टिव बहुत थी, इनमें सीखने का जज्बा बहुत था। तो जैसे उन्होंने कहा हमने सीखना है, हमने कहा भाई हम आपको सिखाते हैं। तो माशाल्लाह से फिर हमने ट्रेनर का किया, साथ कबाद से ये आती हैं, इनको काफ़ी एक 45 मिनट 1 घंटे का सफ़र करके ये आती हैं यहाँ पे इन बच्चियों के लिए। इन बच्चों का जज्बा देख के तो बस। मैम आप माइक दीजिएगा उनको। ये आपका वाकई जज्बा है कि आप वहाँ पर भी कमा सकती थी, आप वहाँ पर भी कुछ कर सकती थी, लेकिन आप अपने घर से अपने शहर से दूर इस इलाके में आई हैं, इस कम्युनिटी के लिए। किस चीज़ ने मोटिवेट किया मिस आपको कि आप यहाँ पर आएँ? सर इसलिए कि वहाँ पर सिटी में तो बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को इस तरह सिखा रहे हैं और बच्चों के पास उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। और मैं भी वहाँ पर MTB स्कूल में पढ़ा रही थी और वहाँ पर भी बहुत अच्छा था। वहाँ पर भी हमने ये आर्ट वर्क और लॉट ऑफ काम किया। मैंने वहाँ 10 ईयर की है जॉब। सही। और वहाँ से जैसे ही बाहर आई हूँ, अभी यकम को मेरा वहाँ पे रिज़ाइन हुआ है। अच्छा। एक्सेप्ट और मैं इधर आई हूँ। इस वोकेशनल सेंटर जहाँ पर यहाँ की बच्चियाँ आ रही हैं, सीख रही हैं, बल्कि मैं यूँ कहता हूँ सीखने के बाद अब अगले मरहले की जानिब बढ़ रही हैं, सिखाने की जानिब बढ़ रही हैं, सिखाना चाहती हैं अपनी बातों से, अपने अंदाज से, अपने हुनर से, अपने एतमाद से। ताहिरा यास्मीन एक ऐसा ही नाम यहाँ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं, क्या उनकी सोच है वो आपके सामने लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ताहिरा मुझे थोड़ा सा बताएं अपनी तालीम से मुतालिक, कितना पढ़ा आपने? मैंने FSC की हुई है मेडिकल से। अच्छा। जय सर। FSC प्री मेडिकल की, डॉक्टर बनना चाहती थी? जी सर। अच्छा, तो उसके बाद तालीम का सिलसिला रोका? जय सर। क्यों रोका? सर क्योंकि यहाँ से ना हम वैन में जाते थे डेली। अच्छा। तो ना यहाँ पे लड़कियाँ नहीं जाती थी पढ़ने के लिए, इजाज़त नहीं थी। 2 साल तो हम जाते रहे, फिर ना लोगों ने अपनी लड़कियों को घर बिठा दिया, तो फिर अकेली लड़की का जाना मुश्किल हो गया। तो फिर मैंने ये सोचा मैंने खामोश नहीं रहना, मैंने कुछ ना कुछ करना है। अच्छा। फिर मैंने इंडस हॉस्पिटल में ना एज अ मिडवाइफ स्टूडेंट एडमिशन लिया और 1 अगस्त से मेरी क्लास स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन इस मिडवाइफ के कोर्स के स्टार्ट होने से पहले, चूँकि हम तो वोकेशन सेंटर पर मौजूद हैं, आपने यहाँ से क्या सीखा? यहाँ से मैंने 6 महीने का सिलाई का कोर्स सीखा है। कढ़ाई वो तो मुझे पहले भी आती थी। अच्छा। और यहाँ मजीद जो कुछ मुझे नहीं आता था वो सीखा है। क्या बात है। खाना पकाना भी आता है? यस। क्या अच्छा पकाती हैं? खीर अच्छी बना लेती हूँ मज़े की, और खाना आलू मज़े की बना लेती हूँ। हम अक्सर इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, हम अक्सर ये बात करते हैं कि पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटी को भी उसी तरह से मौका मिलना चाहिए सोसाइटी में, कम्युनिटी में, कि वो भी सीख सके, उसको भी वो तमाम मौके मिलने चाहिए जो वहाँ कम्युनिटी वालों को मिलते हैं। एक ऐसी ही मिसाल इस कम्युनिटी सेंटर में है मेरे पास। एक ऐसी लड़की जो सुन नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, लेकिन जब वो देखती है तो फ़ौरन से सीख जाती है। बहुत क्विक लर्नर है वो। उसकी बात करेंगे, लेकिन उसकी सपोर्ट में उसकी कज़न आगे बढ़ी,
उसके फैमिली मेम्बर्स आगे बढ़े। आबदा साथ मौजूद हैं। आबदा की कज़न है जो कि सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी सीखना चाहती हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो कितनी खूबसूरत मिसाल इस इलाके में कायम कर रही हैं वो। आबदा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आबदा, मुझे अपने कज़न से मुतालिक बताएं। ये एक तो इनका नाम, ये बोल नहीं सकती, ये सुन नहीं सकती, तो आपको कैसे मालूम हुआ कि वो भी सीखना चाहती हैं? सर हम तो पहले दिन आए यहाँ पे दाखिला करवा के चले गए, फिर दूसरे दिन भी आए, तीसरे दिन इसने कहा जो हमने जाना, मैंने जाना। फिर हमने सोचा वहाँ तो इशारे में कोई भी नहीं समझता, फिर आप कैसे बात करोगी। कहने लगी जो आप मेरी हेल्प करना। फिर हमने सोचा जो ले आएंगे, फिर लेके आए यहाँ। इन्होंने कहा जो नहीं, ये बोल तो नहीं सकती। मैडम जमीला ने कहा कोई बात नहीं, आप इसे लेके आए और इशारे में आप ही बात करें। फिर हमने इससे इशारे में बात किया और ये सीख गई। अच्छा आबदा, ज़मीरा से ज़रा ये तो मुझे पूछ के बताएं कि ज़मीरा ने जो यहाँ से इतना सीख लिया है, ज़मीरा क्या करना चाहती हैं आगे, और ज़मीरा कितना खुश है सीखने के बाद? जी सर, बहुत खुश है। बहुत खुश है। क्या करना चाहती है आगे? मशीन चलाना चाहती है। अब मैं सोन मियानी के टैलेंट की बात करता हूँ। यहाँ पे जब हम डिफरेंट इलाकों में जा रहे हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चियाँ घरों में कढ़ाई कर रही हैं। बलोची कढ़ाई बड़ी मशहूर कढ़ाई है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, बड़ी मेहनत से होती है। लेकिन वो बच्चियाँ जो यहाँ पर कढ़ाई कर रही हैं, उनके ये आर्टिकल्स यहाँ से बाहर जा नहीं पा रहे। क्या सोच, क्या ख्वाहिश रखती हैं वो अपने इन आर्टिकल्स को लेकर? पहले वो आर्टिकल्स आपको दिखाते हैं, फिर उस बच्ची से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि इन पर काम कर रही है। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। डिस्प्ले किया हुआ है फरजाना ने, बड़ा खूबसूरत सा काम है। फरजाना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये माइक अपने पास रख लीजिए आप। और जनाब ये देखिए, ये बलोची कढ़ाई खूबसूरत है, ये अनस्टिच सूट है, ये इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है। फरजाना, मुझे पहले बताएं कि ये जो आपने बनाया है बलोची कढ़ाई खूबसूरत, इतने प्यारे रंग, कितनी देर में बनता है ये? पूरा साल भी लग जाता है। एक साल में एक ड्रेस? हाँ जी, मेहनत भी। हाँ जी, मेहनत भी है। अच्छा, ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं इसमें कितनी मेहनत लगी है। मेहनत है, इसमें बहुत सफाई है। मुझे बताएं, जो एक साल की मेहनत से ड्रेस बनता है, कीमत क्या होती है इसकी? इसका 5000 भी होता है, जो असल से ज्यादा हो उस पे मेहनत तो 10,000 तक भी जाता है। अच्छा, हाँ जी। इसी इलाके में बेचती हैं? हाँ जी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बाहर मुल्कों में भी जाएं। अच्छा, ये ख्वाहिश है भाई इनकी। फैशन शो देखा कभी आपने? हाँ जी, देखा है। मॉडल्स जब वॉक करती हैं वो देखा है आपने? देखा है मैंने। जिन्होंने मुख्तलिफ ड्रेसेस पहने होते हैं, आप चाहते हैं ये ड्रेस पहने कोई मॉडल वॉक करे? हाँ जी। ये जो बच्चों का ड्रेस है, ये ब्लैक कलर के ऊपर रेड एम्ब्रॉयडरी, ये बताएं जरा, इसमें कितनी मेहनत होती है? इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा, इसमें कितने महीने लग जाते हैं? इसमें 5-6 महीने लग जाते हैं। और ये ड्रेस कितने का होता है? ये 3000 का है। ज़ाहिर इसमें मेहनत हुई है, 5-6 महीने जब लग जाए, मेहनत हो, तो फिर ये इतना महंगा ये ड्रेस होता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जी, पिलो कवर्स पे भी इतनी मेहनत हुई है। इसमें मिरर वर्क भी है, इसमें झालर भी है, इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है। जो पिलो कवर है ये कितने का होता है? हाँ, ये 5000 का है। ये भी 5000 का है? हाँ जी। 2010 सैलाब आया, सब कुछ बहाकर साथ ले गया। ये कच्चे मकान, ये कच्ची दीवारें, ये सैलाब सह नहीं सकती। ज़रूरत महसूस की गई कि मकान पक्का हो, ठिकाना पक्का हो, ताकि खुदा न खास्ता सैलाब आए, मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर पाए ये घर। ऐसे में कराची रिलीफ ट्रस्ट उन्होंने सोच लिया कि सोमियानी में बहुत सी जो बस्तियां हैं वहाँ पर पक्के घर बनाने हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ कराची रिलीफ ट्रस्ट सईद साहब साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर माइक आप ही ले लीजिए। सर मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि जिस वक्त फ्लड आया 2010 में, उसके बाद आप लोग ने यहाँ पे काम का सोचा, थोड़ा सा अहाता कीजिएगा, क्या सोचा गया, कैसे काम किया गया? सर 2000 का फ्लड जो है उसने जैसे बाकी पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे फ्लड की वजह से बहुत सारे लोगों के घर गिर गए, उनकी ज़मीनें तबाह हो गई, उनके और लाइफ स्टॉक डैमेज हो गए। तो उसी के साथ साथ ये एक इलाका है सुन मियानी, राजनपुर की यूसी है ये। अच्छा, इसमें हुआ ये कि इसमें बहुत सारे घर जो है ना वो डैमेज हो गए, लोगों के लाइफ स्टॉक तबाह हो गए, उनकी फसलें जो है ना वो तबाह हो गई। तो उसके बाद फिर हमारी टीम
यहाँ पे जो लोकल लोग थे उनके बार बार कॉल करने पे हम लोग यहाँ पे हमारी टीम आई 2010 के फ़ौरन बाद ज़लज़ले के अपना सैलाब के। तो देन फिर हमने जब विज़िट किया तो यहाँ पे हमने देखा कि लोगों के जो घर थे, जो घर आपको पता है कि ज़िंदगी में इंसान एक ही दफ़ा बनाता है, पूरी फैमिली एक ही दफ़ा उसके ऊपर मेहनत करके बनाती है। तो ये इलाका पूरा जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका था, लोगों के घर गिर चुके थे, उनके बहुत सारे नुकसान। तो देन फिर हमने ये प्लान किया कि यहाँ पर हम लोग इन घरों का हमने सर्वे स्टार्ट किया। हमें उस वक्त कुछ हमने 550 के करीब लोगों के घर सर्वे किए। करने के बाद फिर हमने 2010 से लेकर 2011 और 2012 के दरमियान हमने इन 520 घरों को पूरा रिकन्स्ट्रक्ट किया, पूरा उनको नए सिरे से बना के दिए और साथ में उनके मेसन मिस्त्री उनको हमने ट्रेन किया। उनको समझाया कि किस तरीके से आपने नई कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि ऑलरेडी जो पहली कंस्ट्रक्शन ये लोग कर रहे थे मड के साथ, वो फ्लड जैसे ही आया तो उसके अंदर पूरा वो बह गया था। जो अब दोबारा अगर वही काम करते तो दोबारा फ्लड आता और दोबारा ये बह सकता था। लेकिन जो हमने इनको कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स बताई, उनको बताया कि किस तरीके से आपने अपना मजबूत घर बनाना है ताकि ये एटलीस्ट कम से कम अगर दोबारा फ्लड आता भी है तो उसमें गिरे ना। तो हमने यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, विद किचन, विद लॉन्च और विद अपना वॉशरूम के साथ हमने उनको ये घर उनको कंस्ट्रक्ट करके दिए। क्या ये लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम थी? जी सर, बिल्कुल लो कास्ट हाउसिंग स्कीम की आजकल तो बातचीत हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं लो कास्ट हाउसिंग स्कीम आप समझे कि 2010 के फ्लड के बाद हमने स्टार्ट कर ली थी। हमारा जो ये सिंगल, ये आपको पीछे जो मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा है, ये डबल बेडरूम है। इसमें 2 बेडरूम है, 14 बाई 16 के 2 बेडरूम है, ठीक है। 5 बाई 7 का इसमें 5 फुट बाई 7 फुट का एक किचन है और 4 फुट बाई 7 फुट का एक वॉशरूम है। इस घर के अहाते में आ चुके हैं हम। इस घर से मुतालिक बात करते हैं। ज़िंदगी इस घर के बाद कितनी मुख्तलिफ नज़र आती है, कितनी सहूलत दिखाई देती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर क्या नाम है आपका? ले लीजिए माइक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं, 2010 का सैलाब आया, तबाही आई, सारा आपका माल मवेशी, आपका घर तबाह हो जाना, सब कुछ लुट जाना, उसके बाद ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुई? सर बहुत मुश्किल हुई। 2010 में सैलाब आया था, इतना सैलाब आया कि ये सब लोग मेहनत मजदूरी वाले थे और सब कुछ ख़त्म हो गया। दीवारां, घर वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो गया। वो कटले थे, दाने थे, सब चीज़ ख़त्म हो गई। फिर सरदार शेर आज़म खां आया, वो लेके आया था, टीम लेके आया, इधर से सर्वे हुई। अच्छा। सर्वे के बाद सर ये घर बने ताकि लोगों को खुशहाली आई। ये 8-9 साल हो गया है सर। ये घर जो बनाया गया, आपसे पैसे लिए गए? नहीं, कुछ नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया गया? कुछ भी नहीं लिया गया, सब कुछ उन्होंने किया है। सही। जो भी किया है सब कुछ पक्के घर बना के दिए हैं। 2012 में आपका पक्का घर बन गया। जी 8-9 साल हो गए हैं। कभी जरूरत नहीं महसूस हुई घर में किसी काम की? नहीं, कोई किसी काम की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। चलो आ जाए। अच्छा, सोलर पैनल भी आप लोगों ने रखे हुए हैं? ये आप रखे हुए हैं। बाकी अच्छा। ये घर वगैरह जो है सब बना के इन्होंने दिए हैं। ठीक है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त जो है कोई मुश्किल नहीं आई। सही। ताकि जितने लोग भी हैं इस टाइम दुआएं दे रहे हैं। काफी कुशादा कमरा है। सोमियानी की एक और यूसी में हम मौजूद हैं। इस वक्त भी बैकग्राउंड में जो आपको घर नजर आ रहा है, ये वही घर है जो कि कराची रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से बनाया गया 2010 के बाद 2012 में बनाया गया। 2010 का फ्लड, उसके बाद जो यहाँ पर काम किया, आज हम उसकी बात करें। मुख्तलिफ इलाकों में लेकर जा रहे हैं, मुख्तलिफ बस्तियों में आपको लेकर जा रहे हैं। जो घर की खातून खाना है, उसकी ज़िंदगी कितनी चैलेंजिंग रहती रही और अब कितने चैलेंजेस हैं, आसानी कितनी आई, सहूलत कितनी आई, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? नसीबा। नसीबा बीबी, मुझे ये बताएं कि 2010 में जब सैलाब आया जी तो यहाँ पे कच्चा घर था? कच्चा घर है। बह गया? बह गया। कहाँ गए फिर? आमदपुर। कितना दूर है यहाँ से? वो 4 घंटे दूर है। तो 1.5 साल वहीं रहे फिर? जी हाँ। फिर वापस कैसे आए? बोला जहीं बढ़िया, तो बोला वापस आ गया। जगह बनाई गई पहले? आपको मालूम था कि घर बनाया जा रहा है? जी हाँ। पर बताया गया था आपको। जब वापस आई 1.5 साल बाद उस घर में जहाँ पर पहले आपका बहुत वक्त गुजरा, लेकिन वो घर तबाह हो गया, तब वापस आके जब घर देखा तो कितनी खुशी हुई?
खुशी है। खुशी हुई। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे पढ़ रहे हैं अब? जी हाँ। कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? टीचर स्कूल। तो TCF के स्कूल ज़रा वो तो कुछ टाइम से यहाँ पर है, उससे पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे? पहले पढ़ते नहीं था सरकारी, पहले सरकारी स्कूल में थे, अब वो TCF में पढ़ रहे हैं। ये कच्चे के इलाके का वाहिद पक्का घर है, दीवारें भी मजबूत हैं, छत भी मजबूत है। ये एक फैमिली के लिए बनाया गया मॉडल हाउस है। कच्चे का इलाका जहाँ पे तमाम घर कच्चे हैं, जहाँ पे आबादी जो है, जो लोग रहते हैं वो कच्चे मकानों में ही रहते हैं। फ्लड आ जाए, कोई मौसम की खराबी हो, नकल मकानी भी करनी पड़ जाती है, लेकिन जब ये पक्का घर होगा तो नकल मकानी नहीं करनी पड़ेगी। जब बात हो रही है पक्के घर की, तो जो दीवारें हैं ये सीमेंट के ब्लॉक्स से बनी दीवारें हैं, कंक्रीट के ब्लॉक से बनी दीवारें हैं, टीआर गार्डर की छत है। यहाँ पर ये एक फैमिली के लिए बनाया गया 1 बेड हाउस बनाया गया है। ये पक्का घर बनाया गया इसीलिए ताकि जब यहाँ पर रहने की बात हो रही है तो वो आसानी के साथ हो, सहूलत के साथ हो। 1,35,000 रुपये खर्चा आया है इस मॉडल हाउस पर। पक्की खिड़कियाँ, पक्का दरवाज़ा। शेर आज़म मज़ारी साहब ने ये सोचा कि कच्चे के जो मकीन हैं उनका भी उतना ही हक है कि उनको एक पक्के घर मिल सके, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। कम्युनिटी अपलिफ्ट इसी तरीके से होती है। 1 लाख रुपए उन्होंने अपनी जेब से दिए और 30-35 हज़ार रुपये जिसका ये घर है उसने पे किया, मजदूरी भी उसने खुद की। अब उसे पक्का घर मिल गया सिर्फ 30-35 हज़ार रुपये में। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम की बड़ी खूबसूरत मिसाल, और कच्चे में ये पक्का घर इसकी ये बड़ी प्यारी मिसाल है। जब बाहर निकलते हैं और एक घर दिखाते हैं यहाँ पर आपको इस कच्चे के इलाके का, तो बिल्कुल साथ मुत्तसिल उसके वॉशरूम भी है। इसके आसपास बैकग्राउंड में ऑन माई राइट एंड ऑन माई लेफ्ट साइड तमाम जो इलाका है वहाँ पर कच्चे घर हैं। तो ये जो सोच है कि कच्चे में हो पक्का घर, ये उसकी खूबसूरत मिसाल है। सेहत की सहूलियात से मुताल्लिक बात करते हैं। सोन मियानी आखिरी UC पंजाब की, अगर ये TB फ्री है तो इंडस हॉस्पिटल की वजह से, वहाँ पर अगर सेहत की सहूलियात हैं तो इंडस हॉस्पिटल की वजह से। लेकिन सिर्फ सोन मियानी नहीं, चूँकि हम मौजूद हैं भोंग में, ये भोंग कैंपस है और 25 किलोमीटर के रेडियस में और कोई प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। द इंडस हॉस्पिटल ये मुख्तलिफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स भी लॉन्च करता रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस आई है। और जब हम बात इस हॉस्पिटल की करते हैं तो अगर हम सर्विसेज की बात करें, स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉस्पिटल है, जदीद सहूलियात से आरास्ता है। यहाँ पर एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स, ब्लड टेस्टिंग, जो डायग्नोस्टिक्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कोई ऐसा काउंटर नहीं जहाँ पर कैश देना हो। 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। कोई ऐसा पेशेंट आए जो क्रिटिकल हो, उसे फ़र्स्ट एड देने के साथ जो सहूलत दी जा सकती है वो दी जाती है। उसके बाद उससे बाकायदा एम्बुलेंस में किसी और अस्पताल जैसे कि शेख ज़ैद वहाँ पर रेफ़र किया जाता है। ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं उनको ये कहा जाता है कि आकर रजिस्टर करवाएं, और इसके हवाले से मिडवाइफ्स को ट्रेन किया जा रहा है इसी कम्युनिटी की। हर साल तकरीबन 20 ऐसी लड़कियां हैं यहाँ की जिनको ट्रेन किया जाता है मिडवाइफरी स्कूल में, ताकि वो कम्युनिटी में सपोर्ट कर सकें उन ख़वातीन को जिनको ज़रूरत होती है। तो इस हॉस्पिटल की बात करेंगे, इनकी सहूलियात आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ इंडस हॉस्पिटल यहाँ पर रुका नहीं। जब बात हो रही है पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस की और जब बात हो रही है सेहत से जुड़े अवामिल की, तो इंडस हॉस्पिटल हर कदम आगे हमें दिखाई दिया। इंडस कम्युनिटी सेंटर इसकी एक अहम मिसाल है, उस पर भी आपको लेकर जाएंगे। स्टे विद मी। इंडस हॉस्पिटल भोंग कैंपस के मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन सैयद काजिम अली साहब साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे इस भोंग कैंपस की सिग्निफिकेंस से मुतालिक बताएं कि कौन कौन से गांव, देहात, इलाके मुस्तफ़ीद हो रहे हैं यहाँ से। जी, आप इस वक्त जिस जगह पे खड़े हुए हैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क अलगाजी कैंपस भोंग, 5 डिस्ट्रिक्ट्स को इसको लगते हैं और सुबह पंजाब में इस वक्त हम हैं। सिंध का बॉर्डर हमारे बिल्कुल आधे घंटे के फासले पर है और बलूचिस्तान डेरा बुगटी तक से लोग यहाँ पे आते हैं। सिंध में उबाड़ो, डहर की, मुरीद शाख, वहाँ तक से पेशेंट आते हैं, और पंजाब में रहीमिया खान, सादकाबाद और भोंग के नवाही इलाकों के तकरीबन डेली बेसिस पे 1000 से 1200 पेशेंट फुटफॉल है हमारे पास यहाँ। ओके, अगर हम सर्विसेज की बात करें, प्राइमरी लाइफ केयर तो है, लेकिन और क्या क्या सर्विसेज हैं जिस पर काम हो रहा है? जी, लेवल 5 फैसिलिटी है प्राइमरी हेल्थ केयर में। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम है, जिसमें EPI हमारा एक ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे भी जो है वो वैक्सीनेशन ही कर। इस साल हमने 15,000 बच्चों की वैक्सीन की है जो बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड थे, सोन मियानी और कच्चे के इलाके के बच्चे। इसी तरह हमारे पास जो रेबीज़ क्लिनिक है
वो 100 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे रेबीज़ वैक्सीन नहीं है। तो जिसको भी पता चलता है कि कोई डॉग बाइट का केस है, वो यही कहते हैं कि इंडस हॉस्पिटल अलगाजी कैंपस भोंग लेके चले जाएं। और इसके साथ हमारा मिडवाइफरी प्रोग्राम है, जिसने इस साल हमने 300 डिलीवरीज़ की हैं, नॉर्मल डिलीवरीज़ की हैं। इंडस हॉस्पिटल के सर्विसेज से मुतालिक तो हम बात करें, लेकिन जिस तरह मैंने कहा था कि सफ़र यहाँ रुकता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है। जिससे मिलता हूँ मुझे लगता है कि ये पहले से ज़्यादा मुझे मोटिवेटेड लग रहा है। लेकिन एक और नाम जिसका मैं जिक्र करूँगा, फ़हीम साहब ऑपरेशनल मैनेजर हैं, फील्ड मैनेजर हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते ही नहीं हैं, कमरे में रहते ही नहीं हैं, बाहर नज़र आते हैं। TCF की बात करूँ तो वहाँ पर जिक्र इनका, मैं किसी पार्टनर का जिक्र करूँ तो वहाँ पर इंडस का नाम आ रहा है, वहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, पार्टनर्स को लेकर आ रहे हैं, मीटिंग्स में एंगेज हो रहे हैं। सर, ये सिर्फ इंडस तक महदूद क्यों नहीं रहे आप बाहर कैसे मूव कर गए, कम्युनिटी में कैसे आप चले गए, इतने ज़्यादा इदारों के साथ कैसे आपका ताउन चल रहा है? जी शोएब साहब, जब हमारे इंडस हॉस्पिटल ने यहाँ इस इलाके में काम शुरू किया तो हमारे फील्ड वर्कर्स जब फील्ड में गए तो उन्होंने देखा कि हेल्थ के अलावा लोगों के बेशुमार इश्यूज़ हैं। उनके जानवर मर जाते हैं, उनकी फसलों में वो पैदावारी सलाहियत नहीं है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और उनके बेशुमार मसाइल हैं। उनके पास रोज़गार के लिए कोई मौके नहीं है, उनके पास फाइनेंस नहीं है। तो अब ये सारे काम ज़ाहिर है इंडस एक हेल्थ सर्विस अदारा है, वो नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया कि मुख्तलिफ अदारों से पार्टनरशिप डेवलप की और उनको यहाँ दावत दी कि आप आएँ, हमारा नेटवर्क है। इंडस के ऊपर लोगों का ट्रस्ट था, फिर अदारों का भी इंडस के ऊपर ट्रस्ट था कि इस ट्रस्ट का फ़ायदा उठाते हुए हमने लोगों के मसाइल हल करने के लिए फिर मुख्तलिफ अदारों से पार्टनरशिप की, जिस तरह आपने अभी देख लिया सारा फील्ड में जाके मुख्तलिफ अदारे काम कर रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अब हम पहुंच चुके हैं कच्चे के इलाके में। सिंध और पंजाब का बॉर्डर, ये कच्चे का इलाका दरिया सिंध यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ पर जो गांव देहात हैं वहाँ पर रहने वालों ने कई सालों डॉक्टर नहीं देखा, किसी अस्पताल नहीं गए, तो यानी सेहत की सहूलियत नापैद रही है यहाँ पर, जिसका हल किसने निकाला? इंडस हेल्थ नेटवर्क ने। पानी पर तैरता ये अस्पताल दुनिया के लिए मिसाल है। ये एक दिन एक गांव तो दूसरे दिन दूसरे देहात का रुख करता है ताकि वहां पर जाकर लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम कर सके। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में ये कच्चे का इलाका एक जजीरा, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल रहे हैं। कई बार ऑपरेशन हुआ यहाँ गैंग्स के खिलाफ, आज भी वो गैंग्स मौजूद हैं, वो फिर सर उठा रहे हैं। लेकिन इस नेटवर्क को, इस सिस्टम को, इस अस्पताल को कोई मसला नहीं। वही लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं जो कि ये उनकी खिदमत के लिए हैं, ये यहाँ पर रहने वालों के लिए हैं, यहाँ पर बसने वालों के लिए हैं, उनको सेहत की सहूलियात देने के लिए। यहाँ पर माहिर डॉक्टर भी है, फार्मासिस्ट भी है, मिडवाइफ भी है। तो इस तैरते अस्पताल की भी आपको आज सैर कराते हैं। आज एक गाँव लेकर चलेंगे और किस तरह से ये तैरता अस्पताल गाँव पहुँचता है और सेहत की सहूलियात लोगों तक पहुंचाता है, लोग कितना खुश होते हैं यहाँ पर रहने वाले, इस सब पे करेंगे बात। आइए मेरे साथ। पाकिस्तान के पहले और वाहिद पानी पर तैरते अस्पताल में खुश आमदीद। मुख्तलिफ डॉकिंग पॉइंट्स पर जाएंगे और वहां पर गांव देहात से जो लोग हैं वो इस पर इलाज की गर्ज से आएंगे। आइए मेरे साथ। पानी पर तैरते इस अस्पताल के अब हम ऊपर वाले हिस्से पर आ चुके हैं, इस डेक पर आ गए हैं। यहाँ से बेसिकली कंट्रोल किया जा रहा है कि कहाँ पर इस तैरते अस्पताल को लेकर जाना है। अच्छा, मैं कहूँगा आस पास का नज़ारा बड़ा प्यारा, दरिया सिंध पर चलती ये कश्ती, ये अस्पताल और कच्चे का इलाका, बड़ा खूबसूरत सा ये इलाका है। और ज़रा ऊपर चढ़ते हैं इसके और यहाँ से देखते हैं कि मुख्तलिफ गाँव देहात जो कि इस वक्त यहाँ से नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे और एक एक इनका पॉइंट होता है जहाँ पर ये रोकते हैं इसको और वो मुख्तस किया गया होता है वो दिन, वो टाइम स्लॉट। इस टाइम स्लॉट पर वहाँ के रहने वालों को ये सहूलियात देनी है सेहत की, जिसमें फिर लोग आते हैं। अंदर क्लिनिक्स बने हुए हैं, एक मिडवाइफ का सेक्शन भी, वहाँ पर भी खातून आती है और जो चेकअप कराना वो कराती है। तो अभी हम एक पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको लेकर चलेंगे
क्योंकि ज़ाहिर है घंटा घंटा भी लग जाता है समटाइम्स एक पॉइंट पर जाते जाते, तो एक पॉइंट की जानिब हम बढ़ रहे हैं। आपको दिखाया ऊपर से हमने जिन इलाकों की जानिब जा रहे थे हम, अब एक डॉकिंग पॉइंट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें यहीं से दिखाई दे रहा है कि लोगों का रश है जो इंतज़ार कर रहे थे कि ये फ्लोटिंग हॉस्पिटल आएगा और उनके लिए इलाज की सहूलत लेकर आएगा। हम पहुँच चुके हैं बस यहाँ पर। ये तैरता अस्पताल मुख्तलिफ लोकेशन में जाकर रुकता है। डॉकिंग पॉइंट से 8 एक पॉइंट पर आकर रुका और उसके बाद बाहर एक कैंप लगाया जाता है जहाँ पर जो गांव देहात के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद उनका चेकअप होता है। पूरा प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, इसकी बात करते हैं। आइए मेरे साथ। सबसे पहला जो काउंटर है, यानी इसे कहते हैं रिसेप्शन, यहाँ पर सबसे पहले एक शख्स आएगा, एक मरीज़ आएगा और उसकी यहाँ पे डिटेल्स जो है वो चेक की जाती हैं, उसका कार्ड बनता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा मुनफरद सा रिसेप्शन है, बड़ा मुख्तलिफ सा रिसेप्शन है। इसमें क्या हो रहा है, लोग जो आते हैं क्या क्या डिटेल्स ली जाती हैं? सर सीना से लेते हैं उनसे मोबाइल नंबर ताकि उनका डेटा सेव हो सके। ठीक है, क्योंकि ये एक सर्वर सिस्टम है, इसमें डेटा 10 साल तक 5 साल तक जब भी ये पेशेंट आएगा ना तो सेव ही रहेगा। फिर तो आपको ये मालूम होगा सर कि अब तक जितने महीनों में आप लोग मुख्तलिफ जगहों पर गए, कितने पेशेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं? हाँ जी, डेटा बिल्कुल सेव होता है हमारे पास, ये मालूम होता है, लेकिन हमने अभी बैक फॉलोअप लिया नहीं है। ठीक है, लेकिन फॉलोअप लेंगे तो बन रहा है। अब इस तरह का कार्ड बनता है, एक नंबर इस पे लिख देते हैं आप? नंबर लिखते हैं। अगर खुदा न खास्ता पेशेंट का कार्ड गुम हो गया, ठीक है, तो अपना अगर मोबाइल नंबर बताएगा तो हम उसका डुप्लीकेट निकाल के दें। अगला काउंटर है ये जहाँ पर वेट चेक होना, ब्लड प्रेशर चेक होना, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मुझे ये बताएं कि क्या क्या चेक किया जाता है यहाँ पे? सर यहाँ फीवर भी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वेट हाइट चेक करते हैं। ओके, तो आप सारा कुछ लिखने के बाद डॉक्टर के पास भेजते हैं। तो एक साहब और है यहाँ पे, वैक्सीनेटर हैं ये। सर आप अपनी ज़रा ड्यूटी से मुतालिक बताएं कि आपका क्या यहाँ पर रोल एंड टास्क है? मेरे पास हामला औरतों का पेशेंट वगैरह आते हैं और उसके बाद जो अपने 2 साल से कम उम्र जो बच्चे होते हैं उनको फांसी टीके में मुल्क लगाए जाते हैं ताकि इन बीमारियों से बचे जा सकेंगे। आपके पास ये पूरा डाटा मुरतब है? यहाँ पर कच्चे के इलाके के जो गांव देहात है वहाँ पर जितने लोगों को अभी तक वैक्सीन लगाई गई है? तकरीबन 150 पेशेंट जो है ना 12 दिन के अंदर लगे हैं। अच्छा, आपकी ड्यूटी में नहीं, 12 दिन में ये 150 पेशेंट जो कवर हुए हैं। आपको अब लेकर चलते हैं जो पहला क्लिनिक है जहाँ पर पेशेंट्स का चेकअप किया जा रहा है, उस जानिब लेकर चलते हैं। अंदर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर नुमान। डॉक्टर नुमान साहब, ये कितना मुख्तलिफ है आपके लिए भी कि किसी ऐसे हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत डिफरेंट है। क्या मोटिवेशन है इसके पीछे? एक्चुअली स्टार्ट में तो शायद हम लोग जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम थोड़ा सा परेशान भी थे कि थोड़ा सा एरिया ऐसा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमने देखा कि पेशेंट्स को यहाँ नीड है और कोई भी उन्हें एक्सेस नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो और उनको डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो फिर हमें खुशी भी होती थी और साथ साथ हमें इस बात का मतलब एक तरह से हम इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया कि हम लोगों को सर्व कर रहे हैं और पेशेंट्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन भी डेवलप हो गई है और जो लैंग्वेज बैरियर किसी हद तक स्टार्ट में था वो भी अब काफ़ी हद तक भी जब हो गया है। अच्छा सर, नॉर्मली यहाँ पर रहने वालों के सेहत के मसाइल क्या हैं? ज़्यादा कौन से लोग आते हैं, किस तकलीफ़ के साथ, किस परेशानी के साथ आते हैं? एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉपर ऐसा सिस्टम नहीं है और दूसरा कोई वाटर स्टोरेज के ऐसे इश्यूज़ हैं, तो मोस्टली डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। लाइक अब समर्स हैं तो इसमें वाटर बॉर्न डिजीज़ के साथ पेशेंट गैस्ट्रो के साथ, डाइसेंट्री के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। उसमें ख़ास तौर पर क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो एक तो इनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होती और दूसरा फिर सैनिटेशन जैसे मैंने बताया उसके इश्यूज़ भी हैं, तो वो ज़्यादा फिर इन चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर लेते हैं डिज़ीज़ को। और विंटर्स के अंदर हमारे पास काफ़ी लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस यानी गला ख़राब, खांसी, नज़ला ज़ुकाम इसके साथ प्रेजेंट करते हैं। अपनी दवा के लिए आई हैं? हाँ। और बच्चे के लिए? बच्चे के लिए। क्या हुआ बच्चे को? बच्चे ने दस्त नहीं, उल्टी थे, बुखार। पहले भी कभी आई हैं यहाँ पे? दूसरे क्लिनिक में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजीला मुस्तफा है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि ये एज अ मिडवाइफ आपके यहाँ पे रोल एंड टास्क है, तो ज़्यादातर
मसाइल क्या है? आगाही का एक मसला, एक माँ को नहीं मालूम कि कैसे अपनी टेक केयर करनी है। जी, यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि वो अपनी और अपने बच्चे को कैसे, मतलब कि उनकी सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है। उनको फिर हम यहाँ पे गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। उनको यहाँ पे हम ख़वातीन जो आती हैं, हम उनका मुआयना करते हैं अच्छे तरीके से, उनको बताते हैं कि उनको कैसी खुराक लेनी चाहिए। यहाँ पे जो अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं, फिर वो हम उनको फ्राहम करते हैं। मज़ीद जो है वो ANC और PNC में जो उनको सहूलियात फ्राहम करनी चाहिए, फिर हम यहाँ से उनको रेफरल बना के देते हैं। हमारा जो मेन कैंपस भूंग में है, फिर हम यहाँ से पेशेंट को वहाँ पे रेफ़र करते हैं। अच्छा, आखिरी सेक्शन है ये, फार्मेसी है ये। डॉक्टर जब दवा लिखते तो उसके बाद यहीं से दवा मिल जाती है, कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। इसकी बात हमने की है। गुफ्तगू करेंगे फार्मासिस्ट यहीं पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो दवाइयाँ देख रहा हूँ, चूँकि ज़ाहिर है बच्चों ने घर तो मालूम होता है कि कौन सी दवाई किस काम के लिए। लग ये रहा है कि आयरन डेफिशिएंसी की दवाइयाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए और ORS वगैरह ज़्यादा यहाँ पे रखा गया है। तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे जनरली कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं? यहाँ पे एंटीबायोटिक स्टमक की और इस्तेमाल की, आयरन की भी है, और यहाँ पे हर तरह की मेडिसिन यूज़ होती है। अच्छा, मेडिसिन है। और ये फ्रिज है, इसका मतलब है कि वो मेडिसिन जो कि ठंडी जगह पर रखनी है, वो भी आपने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने। रोज़ाना जो पेशेंट्स आते हैं, तकरीबन कितनी मेडिसिन आप यहाँ पर आप दे देते हैं? 70-60 पेशेंट यहाँ पे। अच्छा, ऐसा कितनी बार होता है कि आपको कहना पड़े कि मेडिसिन यहाँ पर नहीं है, कहीं और से लेनी पड़ेगी? नहीं, हम यहाँ पर आप लेकर आते हैं, हर रोज़ आते हैं वहाँ से अपने मेन कैंपस लेकर आते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा कभी होता नहीं है कि आपको कहना पड़े कि दवाई नहीं है? नहीं, हम रोज़ाना आते हैं वहाँ मेन कैंपस से, वहाँ से लेकर आते हैं रोज़। ठीक है, तो ये समझाना आसान रहता है यहाँ पे लोगों को कि ये दवाई आपने दिन के वक्त लेनी है, खाने से पहले लेनी है? उनको अपनी ज़बान में समझाते हैं, जैसे उनके बलोची में समझाते हैं, सही से उनकी ज़बान में समझाते। ठीक है, थैंक यू जी। लैंग्वेज नहीं आती है, उसे उनके साथ बताते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है लैंग्वेज बैरियर का इशू है, लेकिन वो उसको ज़ाहिर है मैनेज कर रहे हैं, उनको वो ज़बान आती है, वो उस तरह समझाते हैं उसको, चूँकि ज़ाहिर है ये बहुत अहम होता है। दवा किस वक्त लेनी है, किस मिकदार में लेनी है, कितने दिन लेनी है, क्योंकि ये बड़े मिसकंसेप्शंस होते हैं कुछ दवाइयों को लेकर कि 2 दिन खाएंगे, तबीयत ठीक हुई तो खाना छोड़ देंगे। स्पेशली विद एंटीबायोटिक्स जो कोर्स है पूरा करना, तो ये समझाते हैं उनको लोगों को कि जो दवा है कोर्स पूरा करना है। दवाएं तो खाने से पहले खानी है या बाद में खानी है, 15 मिनट्स पहले खानी है, बाद में खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी, किस चीज़ के साथ खानी है, तो ये सब कुछ बताया जाता है, गाइडेंस दी जाती है। अब आप ज़रा वापस चलते हैं, और इस की तो कहानी हमने आपको सुनाई, लेकिन सोन मियानी की कहानी भी बाकी है। पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है, ये सवाल तो बहुत से लोग पूछते हैं। हमने पाकिस्तान को क्या दिया, ये सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। कोई ये सवाल अगर खुद से पूछ ले तो फिर वो मिसाल बन जाता है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? आज जब मैं राजनपुर में मौजूद हूँ, सोन मियानी में मौजूद हूँ, कच्चे के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो हालात हैं वो दिखाने के साथ साथ जिस तरह यहाँ पर कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। सेहत की सहूलियात हो, तालीम का निज़ाम हो, जो उसमें बेहतरी आ रही है, जो लोगों का स्टैंडर्ड है लिविंग का वो बेहतर हो रहा है, जिसकी बात जब मैं कर रहा हूँ, तो इसका आगाज़ कैसे हुआ, ये जो सोच है इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैंने सोच का जिक्र किया, मैंने किसी शख्स का नाम नहीं लिया, क्योंकि जिसने ये सोचा वो खुद यही समझते हैं, खुद यही मानते हैं कि नाम में क्या रखा है। हालांकि इसके बरक्स हम देखते क्या हैं माशरे में, थोड़ा सा काम करते हैं, प्रोजेक्शन ज़्यादा होती है, नाम इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अपने नाम से ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट ये कायम होना ये बड़ी आम सी बात लगती है, लेकिन उस शख्स ने बड़ा मुनफरिद सोचा कि काम तो करना है, हमने करना है, लेकिन मिलकर करना है, इदारों की सपोर्ट से करना है, इलाके के लिए करना है। जब हम उनकी बात करते हैं, कामयाब बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, बैंकर हैं, अपनी पहचान है इलाके में, ज़मींदार जागीरदार कुछ भी कह लें, मेरे लिए उनकी पहचान है क्या? मेरे लिए उनकी पहचान है वो दुआ कि जब मैं किसी से बात करता हूँ, किसी गांव में जाता हूँ, किसी से पूछता हूँ कि ज़िंदगी बेहतर हुई तो कैसे, और नाम लिया जाए शेर आज़म मज़ारी साहब का, मैं कहता हूँ ये है उनकी पहचान कि जो काम वो यहाँ पर कर रहे हैं और उनकी वजह से जो इदारे यहाँ पर आए, चूँकि ज़ाहिर है वो अकेले काम उस तरह से कर नहीं पाते, इसलिए इदारों को लेकर आए। अब वो इदारे मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो इसको बड़ा फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना। इस वक्त भी जो बैकग्राउंड अगर आप देखें, ये कच्चे का इलाका है, कच्चा जमाल, कच्चा मोरी, ये वो इलाका जहाँ पर हमने देखा माजी में ऑपरेशंस हुए हैं, पाक फौज ने ऑपरेशंस किए, रेंजर्स ने किए हैं, पुलिस की मदद से किए हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल रहे हैं। फिर भी इन मसलों को देखते हुए
आम सा शहरी होता तो शायद घबरा जाता, लेकिन शेर आज़म मज़ारी साहब घबराए नहीं, वो काम कर रहे हैं। आज साथ मौजूद हैं हमारे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शुएब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा हूँ। डर नहीं लगता सर आपको? घबराते नहीं? यहाँ पे मैंने सुना है कि इलाका ख़तरनाक है, लेकिन आप माशाल्लाह यहाँ पर भी हैं और एक्टिवली मैं आपको देख रहा हूँ चीज़ों में। देखिए, बात यह है कि इंसान डाकू पैदा नहीं होता, मुल्ज़िम पैदा नहीं होता, माशरा उन्हें बनाता है। वेरी राइट। तो मेरी ये बिलीफ है कि अगर ये माशरे को हम यहाँ बदल दें तो ये लोग, जो बच्चा पैदा होगा वो भी सही राह पर होगा। तो हम यहाँ बैठकर गिला शिकवा कर सकते हैं डाकुओं की, मगर अगर वो हम भी माशरे में, उस माशरे में पैदा होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो ये मैं यकीन है मुझे कि इसलिए इस माशरे को तब्दील इंशाल्लाह हम करेंगे और कर रहे हैं। सर, आपने इस तरफ क्यों नहीं सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अपने नाम से, वो काम करती है, आपका और नाम होता है यहाँ पे? वैसे तो माशाल्लाह बहुत नाम है, क्योंकि नॉर्मली हम यही पाकिस्तान में देखते आए हैं। आपने इस डिफरेंट डायमेंशन की जानिब क्यों सोचा? देखिए, शुरू तो अकेला किया मैंने। जब ये फ्लड रिलीफ थी 210 में, यहाँ कोई 70 किलोमीटर ये दरिया इंडस था फैला हुआ, तो तब से काम शुरू किया। मगर अकेला इंसान जब चलता है तो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। वो ज़ख़ीरा है हमारे NGOs एक तरफ, और हमारे लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, देने को तैयार हैं। उनको सिर्फ फ़िक्र ये होती है कि जो हम पैसे डाल रहे हैं वो सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। और आप अगर उनको ये यकीन दिला सकें तो फिर आपका ये सफ़र बड़ा आसान हो सकता है। बेशक। अब मुझे सर बताएं कि 8-9 साल पहले यहाँ के हालात और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। ज़रा रिकॉल करें, पहले जब आप गुज़रते थे यहाँ से, इन इलाकों से, और देखते थे यहाँ पर भूख है, अफलास है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, सेहत के मसाइल हैं, तालीम का मसला, और आज चीज़ें खासी मुख्तलिफ हैं। तो पहले का सोन मियानी ये यूसी और आज का सोन मियानी कितना मुख्तलिफ है? जी, मगर अभी भी बहुत मेहनत करनी है, बहुत बाकी है। गुर्बत अभी भी है। इसको मैं समझता हूँ ये एक गुर्बत का एक जाल होता है, फंस जाता है इंसान, निकल नहीं सकता। तो या आप, एक NGO है इंडस, उसने बहुत अच्छा काम किया और उनका मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ तहे दिल से, क्योंकि उन्होंने एक एंकर दिया इधर। तो एक ऐसा NGO हो, फिर उसके साथ TCF हो, उसके साथ अखुवत हो, उसके साथ फौजी फर्टिलाइज़र हो, फिर आते रहते हैं आपके दोस्त। बिल्कुल। शुरू में एक कराची रिलीफ ट्रस्ट है, कराची के दोस्त हैं मेरे, पहले वो आए हमारे साथ, जिन्होंने घर बनाए। उसमें पहले हम लो कॉस्ट हाउसिंग की आज बात कर रहे हैं, पहले लो कॉस्ट हाउसिंग इधर बने 500, और तकरीबन 1.5 लाख में घर हमने बनाए। 2.5 लाख में 1 बेड 2 बेड 3 बेड आपने खुद देखा। तो ये है कि हमने सफ़र शुरू किया है, और अकेला इंसान ये सब कुछ नहीं कर सकता। हमारे जो NGOs हैं वो माशाल्लाह आए, हमारा साथ दिया, आपने देखा होगा या आप देखेंगे उन्होंने क्या किया। तो इसलिए सफ़र बड़ा आसान हो जाता है इंसान के लिए। और फिर हमारे पाकिस्तानियों के दिल बड़े हैं, वो फिर हमें पैसे लाना मसला नहीं होता। सर, हम तो ये भी देखते हैं कि लोग हालात से घबरा कर बाहर चले जाते हैं, फिर बाहर की दुनिया में ही खो जाते हैं, वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। आप बाहर भी रहे, लेकिन आप फिर भी वापस आते रहते हैं, वापस आके देखते रहते हैं चीज़ों को। क्यों वापस आते हैं? क्या चीज़ ऐसी है जो मोटिवेट करते हैं कि नहीं, लेट्स गो बैक एंड सी? देखिए, एक बात है, जो भी इंसान होता है, आज मैं जो भी हूँ इस खित्ते की वजह से हूँ। जो मुझे तालीम मिली वो इस खित्ते, हमारी आबादी और ये जो ज़मीनें हैं जो हमारी, ये कहाँ से आई? ये अंग्रेज़ों ने तो नहीं दी। हमारी कौम ने जंग लड़ा 300 साल पहले, और जंग से ये, अगर आप हमारी रिकॉर्ड देख लेंगे कि ये, और कौन थे? हमारे यही लोग थे। तो इनकी वजह से हम सब कुछ हैं। और मेरे वालिद, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, वालदा से सीखा, आज मैं अपनी घरवाली से सीख रहा हूँ और अपनी बच्चियों से सीख रहा हूँ टेक्नोलॉजी। तो इंसान हर वक्त सीखता रहता है। मगर जो मुझे यहाँ लाया है वो वही रुझान लाया है कि या जो कुछ भी मैं हूँ इस खित्ते से हूँ, तो इंसान को वापस देना चाहिए। तो ये खित्ता और फिर पाकिस्तान देना चाहिए, पे बैक करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ये हम पे फ़र्ज़ है। बिल्कुल शुएब, जो भी मैं हूँ आज और जो भी हम हैं, चाहे बाहर भी बैठे हैं, इस मुल्क की वजह से हैं और इस खित्ते की वजह से। आज भी ऐसा होता है, कहीं से जाते हुए या किसी ने कोई
स्टोरी सुनाइए, किसी की कहानी आपके नज़रों के सामने आई, वो ये भी कहानी हो सकती है कि अच्छा इसके घर में ये जो बेटी है ये पढ़ नहीं रही, अच्छा इसका जो बेटा है बड़ा तो हो गया लेकिन कोई हुनर नहीं है, कमा नहीं पा रहा, इनके घर में बड़ी परेशानी है, वो परेशानी आपको भी रात सोने ना दे, ऐसा होता है? मुझे जब यहाँ सैलाब आया था 210 में, उससे ज़्यादा परेशानी ज़िंदगी भर नहीं हुई। जो मैंने यहाँ हालात देखे गुर्बत के, लोगों के जो कंडीशंस देखे, वो रोना आता था, बल्कि रोता था मैं देखकर। तो वहाँ से तब्दीली आई मेरे जहन में। इंसान सोचता नहीं है, जब वो सैलाब आया फिर इंसान मुझे दिखाई दी क्या गुर्बत है इस इलाके में। और ये पाकिस्तान में वैसे भी गुर्बत है, यहाँ तो बिल्कुल जाल बिछावा है। सर लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर काम हो रहा है, ये सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इदारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई किसी की टांग नहीं खींचता जी, सपोर्ट करते हैं, मैकेनिज्म ऐसा बन चुका है। तो ये तो सर बिल्कुल एक टेस्ट केस है, ये तो बिल्कुल एक ऐसा मामला, एक ऐसी मिसाल है कि पाकिस्तान में चूँकि ना सिर्फ पंजाब का यानी सदर्न पंजाब, KP हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इसी मॉडल को रेप्लिकेट किया जा सकता है। जी हाँ शुएब, देखें जो मैं ये मॉडल मैंने ऐसा नहीं किया, हमने जो शुरू किया वो बस फ्लड रिलीफ से, वो फिर होता रहा। तो ट्रायल एरर से आज ये तजर्बा कह लें आप, वो बन गई है। तो इसका पाकिस्तान में भी बिल्कुल ये हो सकता है। देखें आज अगर पाकिस्तान में एहसास प्रोग्राम है ऊपर लेवल पर, पंजाब में एक पूरी हेल्थ स्ट्रेटजी है बिल्कुल, जो कि पता नहीं कई 100 एक्शन प्लान्स हैं उसके, ठीक है बनाई हुई है। जब तक कम्युनिटी लोकल जो आपका जो माशरा है, लोकल आबादियां हैं जो आपके साथ ना हों, तो ये कामयाब कभी नहीं हो सकता। तो ये आबादियों को हुकूमत की सतह तक लाना पड़ेगा। तो ये एक मॉडल है, और वो कैसे लाएंगे आप? NGOs के थ्रू लाएंगे। चीन का एग्जांपल आप ले लें, वहाँ असली सतून है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वो लोअर लेवल पर भी है और हुकूमत लेवल पर भी, और वो कंटिन्यूटी है। ये नहीं कि स्ट्रेटजी आज तहरीक इंसाफ ने बनाई, वो पीपल्स पार्टी ने बदल दी, फिर आके तो वो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। वो एक ही स्ट्रेटजी चलती रही है। और उनके कम्युनिस्ट लीडर्स आज भी प्रेसिडेंट शी को देखें, वो वहाँ से आया है, लोकल बॉडी से आया, तो वो कनेक्ट कर देते हैं टॉप लेवल से। सही। तो मेरी जो ज़ाती एक मशवरा तो नहीं है, मैं तो अदना इंसान हूँ, मगर ये होगा कि अगर हुकूमत NGOs के साथ काम करे, जैसे इंडस होता है, जैसे एक TCF होता है, कई और ऐसे बड़े अच्छे मुखलिस इदारे, वो देखेंगे कि एफिशिएंटली ये एलोकेट होंगे उनके रिसोर्सेज कम्युनिटी लेवल तक, क्योंकि अब तक वो गवर्नमेंट मशीनरी इनएफिशिएंट है। जैसे अभी आप कह लें, तो ये मॉडल उस पे बेस्ड है। और मैं समझता हूँ अगर कम्युनिटी लेवल पर आप सपोर्ट ले सकें, और मुझे यकीन है, पुख्ता यकीन है कि ऐसे कम्युनिटी लेवल के लीडर मैं तो एक अदना कई ऐसे मेरे जैसे मिलेंगे जो करने को तैयार हैं, वो कर सकते हैं उनको। हाँ, उनको और हुकूमत और NGOs ये एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो फिर काम होगा। बिल्कुल। कैसा देखते हैं, आज से 8-9 साल पहले का समय आपको याद है, अब अगले 10 साल बाद आपको ये इलाका कैसा दिखाई देता है? ख्वाब क्या देखते हैं, एक्सपेक्ट क्या करते हैं, उम्मीद क्या लगाते हैं इन इदारों के बाद, इस मेहनत के बाद? बड़ा अच्छा सवाल है शुएब आपका। तो आप देखें टेक्नोलॉजी ने कितने एडवांस किए हुए हैं। पाकिस्तान में क्या ज़ख़ीरा बहुत ही कम है डॉक्टरों का, आपका एक तो वो हो गया, फिर आपके अच्छे टीचरों का, फिर आपका फार्म टू मार्केट ले जाने का वो पूरा जो एक सिलसिला है, ये टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। तो मेरी अगर ख्वाब है वो यहाँ एग्री टेक हो, जैसे फार्मर कनेक्ट हो बायर से और इनपुट जो प्रोवाइड करते हैं उनसे, और बीच में फाइनेंसिंग हो, आपकी ई-लर्निंग हो, जो कि इन बस्तियों जहाँ मदरसे हैं इनमें प्राइमरी एजुकेशन डालें और इनके ऊपर फिर ई-लर्निंग से कनेक्ट करें टीचिंग को। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी, ये ख्वाब है मेरा आगे। आप टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं? बिल्कुल। तो उससे जी बिल्कुल, उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं? देखें जी, ये अभी इंडस तो टेली हेल्थ की तरफ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। अभी हमने बात कर रहे हैं, एक इदारा है काविश, वो मदरसों में प्राइमरी एजुकेशन, उनसे भी बात हो रही है किस तरह से वो ये ई-लर्निंग ला सकें। अभी एग टेक बहुत बड़ा एक
एक इकोसिस्टम बिल्ड करना है, वो उस पर अभी मेहनत करनी है। ठीक है। और चूँकि सर जब हम यहाँ के ज़राअत से मुतालिक बात करें तो मैंने फसलें देखी, अभी शुगर केन की एक क्रॉप है, लेकिन आम बड़ा मशहूर है। जी जी। ये आम ज़ाहिर है आई एम श्योर एक्सपोर्ट तो होता ही होगा, जी हाँ। लेकिन इसकी फसल और बेहतर हो, वो हाइब्रिड सीड्स आएँ, फसल बेहतर हो, कोल्ड स्टोरेजेस हों, ये आम पहुँच पाए बड़े महफूज तरीके से, उस पर भी काम हो रहा है। तो अभी हमारी बात चल रही है अच्छा। फौजी फर्टिलाइज़र से, वो भी हमें एडवाइस कर रहे हैं इधर। तो वो अगर उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्मॉल कोल्ड स्टोरेज का। तो मुझे खबर मिली आज, खुशखबरी मिली है कि वो उन्होंने फंडिंग हो गई है, बस वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ये तो असल जो सवाल करता हूँ उस पर कुछ ना कुछ काम हो रहा होता सोच है। तो है ना शोएब, एटलीस्ट है, सोच भी है, प्लस वो इतनी पॉजिटिव सोच है कि उसके रिजल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी होता है सर कि किसी से आपकी मुलाकात हुई हो कुछ सालों बाद और आपने देखा हो उसको, फिर कहा हो अच्छा मुझे याद है उस वक्त इसके हालात इतने अच्छे नहीं थे, आज इसके हालात खासे बेहतर हैं। अपने इलाके का कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी कहानी जिसने फिर आपको खुशी दी हो, चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरी हो? ये बहुत अच्छा सवाल है और फिर सोचना पड़ेगा, मगर मैं वही दिन सोच मेरी वही जाती सैलाब के वक्त घर बिखरे हुए थे, लोगों के घर उजड़ गए थे, उनके माल मवेशी नुकसान हुआ था, उनकी जो अगले साल की जो बीज थी फसलों की वो भी बह गई थी। तो आज जब मैं एक इंसान को नहीं, मैं जब वहाँ जाता हूँ खित्ते को, मैं देखता हूँ कि फसल आ गए नए वो जड़ें जब जाग रही थी। मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। और हमने पक्के घर जब बनाए लोगों के, गाँव को हम तब्दील किया हमने, तो तब मुझे खुशी आई। एक इंसान के लिए नहीं, वो पूरे गाँव के लिए, पूरे गाँव के लिए आई। और ये खुशी सिर्फ मेरी वजह से नहीं है। उस ज़माने में मैं आपको बता दूं, कराची लीफ ट्रस्ट ने घर बनाए, मगर इमदाद कई लोगों ने दी, इंक्लूडिंग IKF। इमरान फाउंडेशन। तो लो कॉस्ट हाउसिंग का बगैर सोचे वो कर दिया आपने। तो एक एग्जांपल सालों पहले सेट करवा दिए यहाँ पे इदारों के ताउन से। आज जब हम लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स की बात करें फिर भी वो 25, 30, 40 लाख से कम पे घर बनते नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख में 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के घर बने, पक्के घर बने। लोगों को बेसिकली वो घर बनाकर दिए गए हैं कि खुदा ना खास्ता अब अगर मौसम की सख्ती आए, कोई फ्लड आए, तो वो घर उनका इस तरह से ना बिखरे, आशियाना तबाह ना हो, वो वहीं पर रहें, उनका ठिकाना रहे। तो इस पर हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये थैंक यू मैंने सिर्फ आपको यहाँ के लिए किया क्योंकि आपका और हमारा साथ ये रहना है इस प्रोग्राम में। हम आगे चलकर जब TCF स्कूल का विज़िट करेंगे तब भी सर हमारे साथ होंगे, चूँकि ज़ाहिर है आज हम इस वक्त तो बात हेल्थ की ज़्यादा कर रहे हैं, चूँकि हम इस वक्त एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल में हैं, चूँकि एक मिसाल है दुनिया के लिए। लेकिन कैसे तालीम से आप इलाके की हालात को बदल सकते हैं, कितना पोटेंशियल होता है सिर्फ इस एक टूल में, उसकी बात भी करेंगे आगे चलकर। यहाँ पर जो मदरसे हैं उनके निज़ाम की बात भी करते हैं। एक मदरसे का आपको विज़िट कराते हैं, उस मदरसे में जहाँ पर दीनी तालीम भी दी जा रही है और दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है यहाँ पर। दाखिल होते हैं यहाँ पर और इस वक्त यहाँ पर क्लास जारी है। मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि ऑन द राइट साइड बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, इस तरफ भी देखिए बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं और इनकी इस वक्त क्लास जारी है। थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे इस मदरसे की ये लग रही है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। जब मैं कहता हूँ ऑर्गेनाइज्ड है तो क्यों? क्योंकि उस तरफ जहाँ पर कुरान की तालीम दी जा रही है, अगर मैं उस तरफ को लेकर जाऊँ आपको तो दरवाजे पर ही रुकना पड़ता है। भला क्यों? इतने ऑर्गेनाइज्ड बच्चे हैं। ज़रा देखिए कि उनकी चप्पलें हैं वो कितने सीक्वेंस से यहाँ पर रखी हैं। इसका मतलब है क्या कि बच्चों को ये भी सिखाया और बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखना है। सिर्फ़ और सिर्फ इस जूती की कतार से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं वो कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। और जब वो कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, कहीं बैठते हैं, तो इसी तरह से हमें ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी नज़र आती है। अब इस तरफ चलते हैं, जो टीचर हैं उनसे बात करते हैं कि कौन सी क्लास इस वक्त जारी है। उसके बाद कोशिश करेंगे कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं थोड़ा जांचने की कोशिश करें कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है। जी वो करते हैं सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे चल रही है क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जी, अल्लाह के फजल से। किस क्लास
के बच्चे हैं ये 4th क्लास के हैं सर। अच्छा, इस वक्त मैथ्स की क्लास हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, मैथ की। ठीक है। एक बच्चे के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नासिर। इंग्लिश भी आती है? नासिर, ये बताएं कि मैथ्स की क्लास हो रही है, कोई सवाल अगर आपसे करवाऊँ उस बोर्ड पे तो करेंगे? आए मेरे साथ ज़रा। चले नासिर को एक सवाल देते हैं, जितना कोर्स अब तक मैथ्स का हो चुका है उसमें से। और सर कितने पेज नंबर तक पढ़ा चुके हैं? चलिए पेज नंबर 70 तक पढ़ चुके हैं बच्चे, देता हूँ उनको। ये सवाल है नासिर आपका। सिंपल क्वेश्चन ऑफ डिवीजन। 96 को डिवाइड करना है 6 से। गुड। मदरसों में दुनियावी तालीम, इसका फ़रोग़ जिस पर काम कर रहा है साहिबान, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहम्मद वसीम साहब साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। शिव साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है जी, ठीक ठाक है सर। मैंने ये विज़िट किया, मदरसा देखकर बड़ा अच्छा लगा। एक दूर दराज का इलाका हो, एक पसमानदा इलाका हो, और इलाका ऐसा जिससे मुताल्लिक हम ये सोच भी ना सकते हों कि वहाँ पर इतनी अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही होंगी। तालीम पर जो काम किया जा रहा है मदरसों में, थोड़ा सा मुझे शेयर कीजिएगा। एक तो ये कि साहिबान किस तरह से यहाँ पहुँचा, और फिर अब साहिबान किस तरह से इसको लेकर आगे चल रहा है। ठीक है जी, थैंक यू शुएब साहब आपका हमारे मदरसे में विज़िट करने का, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। आपके तवज्जो से इंशाल्लाह ये चीज़ आगे भी प्रमोट होगी। तो बेसिकली साहिबान 1980s से काम कर रहा है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के साथ साथ हमारे बाकी भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि मेडिकल भी है। उसके बाद मैस वेडिंग सेरेमनीज़ भी हम करवाते हैं ईयरली बेस के ऊपर, जिसमें हम 200+ हम मैस मैरिज करवाते हैं। उसके बाद बेसिकली जो हमारा मिशन है वो एजुकेशन है। जितने भी पाकिस्तान में बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके हम इस तरह से लोकेशंस को फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं एक्सेस कर पा रही होती, तो वहाँ पे जाके हम अपने पॉइंट्स को लोकेट करके मदरसाज के अंदर अपनी क्लासेस को स्टार्ट करवाते हैं। तो अब जैसे आपका क्वेश्चन है कि यहाँ तक साहिबान कैसे पहुँची, तो साहिबान बेसिकली 2012 से डिस्ट्रिक्ट रहमियर ख़ान के अंदर खानपुर तहसील बागोबहार विलेज के अंदर हमने अपना एजुकेशनल कैरियर जो साहिबान का था वो स्टार्ट किया था विद 15 नंबर ऑफ स्कूल्स के साथ। अच्छा जी। उसके साथ साथ फिर 2018 के अंदर शेर आज़म मज़ारी साहब के रेफरेंस के थ्रू हमारे डायरेक्टर नूर रहमान आबिद साहब ने ये इलाका विज़िट किया। उनको रियलाइज़ हुआ कि ये इलाका बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है और यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है, जो कि हमारे ऊपर एक बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पसमानदा इलाकों में जाके उनको एजुकेट करें और उनको हम ग्रूम अप करें। जिसके बिहाफ पे 2018 के अंदर हमने यहाँ पे 14 नंबर ऑफ़ स्कूल्स के साथ अपना इनिशिएटिव लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे जो 2018 के अंदर 14 स्कूल हमारे फंक्शनल हुए थे, सेम वही 14 स्कूल हमारे फंक्शनल हैं। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ कि 2018 के अंदर हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से और हमारी अपनी मैनेजमेंट की दिन रात काविश से और हमारी लोकल मैनेजमेंट टीम जो है हमारी इलाके में जो काम कर रही है, जोनल टीम जो है वो, और हमारा टीचिंग स्टाफ, इनकी मेहनत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिर्फ राजनपुर जोन के अंदर 416 बच्चे हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। मदरसे में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो क्लास 5 के बाद कहाँ जाएं? इमारतें तो हैं, इमारत एक ये भी है, स्कूल ही की इमारत है। बच्चे यहाँ भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ जानते हैं कि आखिरी बार क्लास कब हुई थी? 2005 में। उसके बाद ये स्कूल नहीं रहा। इमारत तो है
लेकिन यहाँ पर ना उस्ताद हैं ना यहाँ पर बच्चे आते हैं। यहाँ पर है क्या फिर? खबर में सुनते हैं अक्सर जानवर बांध रखे हैं स्कूल में। सुनमियानी का ये स्कूल, यहाँ पर वाकई ऐसा ही हाल है, जानवर बांधे हुए हैं। इन कमरों में कभी क्लास होती थी, कभी तदरीस का अमल होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज यहाँ पर सिर्फ जानवर बांधे हैं और दोनों जानब जो क्लासेस हैं उस तरफ हम देख रहे हैं कि जानवर बांधे अंदर भी, और जो रास्ते थे अब वो रास्ते बंद होते चले गए। जो लोग यहाँ पर आसपास रहते हैं, किसी ने अपनी दीवार खड़ी कर दी, किसी ने दूसरी जानब दीवार खड़ी कर दी, इस तरह इस पर तो कब्ज़ा हो गया, लेकिन जो मेन इसका अहाता और क्लासरूम से वहाँ पर इन जानवरों का कब्ज़ा हो गया। ये तो हमने एक बात की है कि एक ऐसी इमारत जो कभी स्कूल थी, आज वहाँ पर जानवर हैं। लेकिन अब मैं आपको लेकर जाऊँगा एक ऐसी जगह पर जहाँ जानवर तो हैं, लेकिन उसके बिल्कुल साथ, यानी जानवरों के बाड़े के बिल्कुल साथ एक ऐसी शानदार इमारत है, स्कूल की इमारत है। वहाँ बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं। TCF स्कूल, आपको लेकर चलते हैं। द सिटीजन फाउंडेशन स्कूल, हम आ चुके हैं इस बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पर वसी और अरीज मैदान है ताकि बच्चे खेल सकें। जब बात हो रही है TCF की, तो हमने कई बार इससे मुताल्लिक गुफ्तगू की कि जो लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं, दुश्वार गुजार जो इलाके हैं, वहाँ पर TCF पहुँचता है। जहाँ पर स्कूल ना हो, जहाँ पर हालात मुश्किल हो, वहाँ पर पहुँचता है ताकि बच्चों को तालीम मिल सके। और इसीलिए आज जब इस कैंपस में आए हैं, जो बैकग्राउंड है वहाँ पर है सेकेंडरी कैंपस, लेकिन मैं आपको लेकर जा रहा हूँ प्राइमरी कैंपस के अंदर। उसके अंदर बड़े खूबसूरत लश ग्रीन लॉन्स हैं, वो बड़े सूदिंग इम्पैक्ट के साथ हैं कि बच्चे जब यहाँ पढ़ने आए तो उनको एक बड़ा अच्छा माहौल मिले। आइए मेरे साथ। आज जब हम TCF के इस कैंपस में मौजूद हैं और बात हम सुनमियानी की कर रहे हैं कि सुनमियानी कैसे बदल रहा है, सुनमियानी कैसे बदलेगा, कैसे रोल मॉडल बनेगा, तालीम एक अहम टूल, एक अहम रोल प्ले करेगी। इस वक्त चूंकि हम बात प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर 2 कैंपस है TCF के। मिस सिद्रा सेकेंडरी जो कैंपस है उनकी प्रिंसिपल है, साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिस, बहुत अच्छा स्कूल है माशाल्लाह, यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा। और ये ज़्यादा अच्छी बात है कि बच्चे नहीं भी आ रहे छुट्टियाँ, तो टीचर्स तो हमने देखा कि सारी की सारी आ रहे, वरना तो हम ऐसे इलाकों में देखते हैं कि बच्चा तो आ नहीं रहा, टीचर भी नहीं आ रहे होते। सर उसकी रीज़न ये है, बच्चे अगर घर पे बैठे हुए हैं तो टीचर्स की यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। TCF ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है टीचर्स को कि जिसमें बच्चे छुट्टियाँ करके चले जाते हैं, तो उस टाइम में हम लोग टीचर को ट्रेन करते हैं। तो वहाँ पे उनकी पेडागोजी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव किया जाता है। किस किस्म का आपने लेक्चर डिलीवर करना है, उसको किस तरीके से आप ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम एक टीचर को हायर करते हैं तो बहुत सी कमियां भी होती हैं उसमें। तो जब ऑन द जॉब उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है, लेकिन उसके बाद सिर्फ हमारे पास यही थोड़ा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें हम पूरा टाइम एक टीचर के ऊपर लगाते हैं। हमारी अभी भी 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग है टीचर्स की। पहले प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग लेकर आते हैं, उसके बाद यहाँ क्लस्टर वाइज ट्रेनिंग होती है। तो उसमें या तो इस तरीके से होता है कि यहाँ पे TCT स्कोर्स होते हैं, जैसे टीचर्स का कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होता है, तो जिसके जितने हाईएस्ट मार्क्स होते हैं या तो उसको फैसिलिटेटर बना दिया जाता है, तो वो बाकी जितनी टीचर्स होती हैं उसको वो गाइडलाइंस दे रही होती हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रही होती हैं, या अगर फिर बाहर से जो है TCF वो हायर करता है। भी कोई बच्ची आपके पास है, उम्र तो उसकी बढ़ गई, लेकिन उसने कहा नहीं मैं स्कूल वापस ज्वाइन करूँगी? सर बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन नॉर्मली जो सिटीज़ वगैरह में स्कूल में बच्चे 14-15 ईयर्स में मैट्रिक करते हैं। हमारे पास 16-17 ईयर्स 18 ईयर्स की बच्चियां और बच्चे दोनों हैं। तो आपको थोड़ी सी ये बात सुन के अजीब भी लगेगा कि हमारे बहुत सारे बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं जो कि मैरिड हैं, बच्चों वाले हैं। बच्चों वाले हैं? बिल्कुल ऐसा ही और वो मैट्रिक कर रहे हैं? जी सर, मैट्रिक नहीं, आप ये सोचें कि 6 क्लास का बच्चा है, उसके भी आगे बच्चे हैं। तो मतलब यानी एक लड़का है जी, उसके आगे से बच्चे हैं जी, और वो क्लास 6 में आगे पढ़ रहा है जी। वाओ, व्हाट अ स्टोरी। इस इलाके में सुनमियानी में तालीम के मैदान में बहुत काम हो रहा है। रनगेन आयल से शराज़म मज़ारिस साहब ने उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया है, चाहे वो मदरसे के लेवल पर होने वाली दुनियावी तालीम हो,
चाहे उसके बाद इदारों को यहाँ पर लाना हो, चाहे यहाँ पर यह खूबसूरत बिल्डिंग की तामीर हो। इस वक्त जिस लॉन में मौजूद हूँ, आप भी कह रहे होंगे इतना खूबसूरत सा लॉन ना जाने किसी होटल या क्लब का तो नहीं, ये TCF स्कूल का सेंट्रल लॉन है। बड़ा खूबसूरत लश ग्रीन लॉन है, बहुत सूदिंग लग रहा है आंखों को। बच्चे यहाँ पर खेलते हुए कितना मज़े का माहौल होता होगा। ये लैंड दी शराज़म साहब ने, इसकी कंस्ट्रक्शन में इनका अहम रोल रहा। लेकिन ये सबसे प्यारी बात है, मैं पहले भी कही थी, पैसा है आपके पास, आप खुद बना के खुद उसको नहीं चला रहे, आप इदारे को लाए हैं जिसका काम है, आप उसको यहाँ पर ला रहे हैं, उसको आप एम्पावर कर रहे हैं, उसको आप बेसिकली वो माहौल दे रहे हैं कि वो काम करे। शराज़म साहब, इससे पहले ज़रा हमने हेल्थ से मुतालिक तो बात की, आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन से मुतालिक। तो स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम द फैक्ट्स, आप शेयर कीजिएगा ज़रा, इस इलाके को बेहतर समझते हैं आप, डायनामिक्स को। लिटरेसी रेट क्या है यहाँ का? यहाँ बच्चियों की तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिकली देखें तो 1%, 1%? जी हाँ, और लड़कों की तकरीबन 10% है जो बेस लाइन हमने ली थी। ओके, तो आप समझे कि पाकिस्तान में जो है उससे तो दर्जा कम है। दर्जा कम है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मुझे लगता है सर, चूँकि 2015 में ये TCF स्कूल बना, अब हमने इससे पहले मदरसों का विज़िट भी किया, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि क्लास 5 तक बच्चों को दुनियावी तालीम दी जा रही है। साहिबान है और दीगर इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। पहले तो मुझे सर मदरसों से मुतालिक बताएं, ये आइडिया कैसे आया कि उन इदारों को लेकर आना है कि जो मदरसे में आने वाले बच्चों को भी क्लास 1 से 5 तक की तालीम दें? देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कल कि जब आप एक सही राह पर चलते हैं, आपके साथ साथी आ जाते हैं। तो मैं जब चलने लगा, तालीम की बात करता रहा मैं लोगों से, तो एक यही आइडिया मेरे दोस्त हैं बहरीन में, वो चलाते हैं साहिबान, तो उनके थ्रू ये आइडिया मिला। क्योंकि देखें, स्कूल ये बना दिया हमने, ठीक है, ये कह दें एक शो पीस कह दें इस इलाके का, मगर इसमें अगर 350 बच्चियाँ या बच्चे इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मगर ये आबादी तो 1 लाख की है ना। बिल्कुल। तो ये ड्रॉप इन दी ओशन जो इंग्लिश में कहते हैं वो हो गया। बिल्कुल। तो सोच ये थी कि इसको कैसे फैलाया जाए। अगर ऐसे कई स्कूल बनाने में तो बहुत अखराजात लगते, तो स्ट्रक्चर्स महंगे हैं वगैरह वगैरह। तो फिर वही सोच हुई कि गवर्नमेंट के भी स्कूल हम ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। वो करेंगे तो TCF के थ्रू करेंगे, राइट। मगर वहाँ थोड़ी सियासत चलेगी। आपने सुना गोस्ट स्कूल्स आपने देखे, गोस्ट टीचर्स आपने देखे, वो के आते ही नहीं है, 100 लोग हैं, एक टीचर है। मगर ये एक तरीका था जहाँ मदरसे हर जगह, हर गांव में हैं। अगर बच्चियाँ हैं, उनको तालीम आपने दिलवानी है तो उनके थ्रू ही दिलवा सकते हैं। फोकस बच्चियों पर ज़्यादा है, इसलिए कि अगर बच्चे आना शुरू हुए, मतलब कि बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। बेशक। मैं यहाँ स्कूल भी गया, गवर्नमेंट स्कूल में, हाई स्कूल है, सही। तो मैंने सवाल किया कि यहाँ सबसे ज़हीन बच्चा कौन है। तो एक गरीब ख़ानदान का एक लड़का आया सामने, माची कौम का, अभी तक याद है मुझे। तो उन्होंने कहा ये है। तो वो फिर आके मेरे से मिला, मैंने काफ़ी उससे बातें भी की। उसने कहा मुझे शौक़ है तालीम का, मगर मेरे पास सकत नहीं है। तो वहाँ पर फिर इंटर करने लगा। अच्छा, फर्स्ट क्लास उसने ली और डिवीज़न, और मगर टॉप 3 में आया पूरे डिस्ट्रिक्ट में। वाओ। उसके बाद मैंने कहा जो बच्चे आपको जो चाहिए, तो इंटर पहले या रहीमिया खान में किया, बड़ी मेहनत की उसने। अभी उसको स्कॉलरशिप मिली है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। वाओ, ये तो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया उसने कि और उसको देख कर शुएब कई और बच्चे उसके रोल मॉडल के पीछे। एग्जैक्टली, लोग मोटिवेट होते हैं, इवन पेरेंट्स मोटिवेट होते हैं कि अगर इसका बच्चा ये तालीम हासिल करने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए अब तैयार है, तो उनका बच्चा क्यों आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो हमने बात की बच्चों की। सर, अब चूँकि आपने स्टार्ट किया, 1% लिटरेसी है फॉर द गर्ल्स, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसके लिए भी। हम जब मैं से भी बात कर रहे थे, जो प्रिंसिपल सेकेंडरी कैंपस की, उन्होंने भी मुझे ये कहा कि ये मसला रहा है कि बच्चियाँ स्कूल आएँ, ऑल्दो बच्चियाँ आ रही हैं, बट उस तरह से नहीं आ रही। अभी 40% यहाँ पे स्ट्रेंथ बच्चियों की है। वो चाहते हैं ज़्यादा बच्चियाँ आएँ, और वो कहते हैं कि अभी भी जब कम्युनिटी में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो स्टिल बच्चियों के चेहरा को जब देखते हैं तो उनकी आंखों में ख्वाब होते हैं कि स्कूल हम जाएँ, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं आ रही होती हैं। और यहाँ पे ज़रा एक वो कॉन्सेप्ट भी है कि 11, 12, 13 साल की बच्ची है तो शादी कर दो उसकी। बच्चियाँ नहीं आ रही स्कूल, ये एक बड़ा चैलेंज है इस इलाके का। कैसे ओवरकम कर सकते हैं इसको? देखिए, एक तो रोल मॉडल्स, हर माशरे में रोल मॉडल चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ एक आप मिले होंगे उनसे, इंडस में काम करती हैं, जमीला बलोच। बिल्कुल। उनके वालिद वडेरे अपने कौम के, और खावंद भी वडेरे कौम से हैं।
तो वो काम कर रही हैं और वो मोबिलाइज कर रही हैं। वो जब जाती हैं बलोची बोलती हैं, घरों में जाती हैं, एक तरह से एक तो जो मर्द हैं वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं, मगर एक तरह से एक आउटरीच प्रोग्राम हो गया ख़वातीन तक। तो आपने जैसे देखा तालीम हर सतह पर होती है। बिल्कुल। आप और मैं भी अभी भी तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं आपसे तालीम हासिल कर रहा हूँ। मैं सर आपसे हासिल कर रहा हूँ ऑनेस्टली। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये रोड मॉडल चाहिए होंगे। फिर हमने सोचा कि बच्चियों को दूर नहीं भेजते घरों से। तो इस तरह से वो मदरसा, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी कुरिकुलम का आइडिया आया। ये इनका ये मेरी बिल्कुल सोच नहीं थी, ये हमारे दोस्त हैं साहिबान और काविश, इनकी सोच है। मेरा आइडिया था उनको खींच कर इधर लाना, आप काम करें। अब ये हाल है, पहले आते थे मेरे तरफ कि जी वो हमें घर बना दें। आज सुबह लोग आ रहे हैं ये कहने कि हमारे मदरसों को आप ले लें। तो एक तरह से वो बिल्कुल घर के बिल्कुल साथ हैं। वहाँ भेजना भी पेरेंट्स को आसान लगता है। और क्योंकि मदरसे हैं हर जगह, तो उनको अपग्रेड करना बहुत खर्चा भी कम होता है। बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ 100 रुपये खर्च करूँ या मदरसों पे करूँ, वहाँ ज़्यादा असर पड़ेगा बच्चों के लिए। क्या ख्वाब देखते हैं आप अब, और क्या आप सोचते हैं इन हालात को देखते हुए कि बस वक्फ कर दिए अपनी बाकी ज़िंदगी इस इलाके की तरक्की के लिए? बस जी यही समझिए आप। मगर ये सिर्फ इलाका नहीं है शोएब। मेरी जो अगर आप कहें कि ख्वाब क्या है, कि जो काम यहाँ कर रहे हैं, ये कई और हमारे मुखलिस हैं कम्युनिटी लीडर्स, तो वो आकर देखें और ये फैले 12 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले। क्योंकि हमारे साथ जो NGOs हैं ये नेशनल लेवल की NGOs, तो इनके लिए आसान है यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तीसरे डिस्ट्रिक्ट जाना, क्योंकि वहाँ काम अभी भी कर रहे हैं। और अब उनके पास एक एग्जाम्पल सेट हो चुकी है, एक मॉडल सेट हो चुका है, और वो आपने सेट किया, वो सोनमियानी ने किया, वो मिलकर इन इदारों ने मिलकर यहाँ की कम्युनिटी वालों ने किया। सर थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप। अब हम सोनमियानी के एक बाग में आ चुके हैं, क्योंकि सीज़न है आम का, मशहूर है राजनपुर का आम। हमारे साथ भी इस वक्त बहुत आम, बल्कि कहना चाहिए बहुत ख़ास आम है, वाइट चौंसा ये आम है, इसकी बात करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं बाग की, जब हम बात करते हैं फसल की, हम बात करते हैं किसान की। और जब बात हो किसान की, खुशहाल होगा अगर किसान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। एग्रीकल्चरल इकॉनमी है पाकिस्तान की। ऐसे में अगर किसान को हम एम्पावर करेंगे, किसान को हम फैसिलिटेट करेंगे, अच्छी फसल होगी, अच्छा फल होगा, तो किसान खुशहाल होगा। यहाँ का किसान क्या वाकई खुशहाल हो रहा है? चूँकि मुख्तलिफ पार्टनर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह बख्श साहब साथ मौजूद, ठेकेदार हैं इस बाग के, माली हैं सफ्तर साहब, वो भी साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को कैसे हैं आप? बहुत से पार्टनर्स हैं, बहुत सी कंपनीज हैं, वो खाद की कंपनीज हैं, वो आती हैं आपको खाद देते हैं। तो ज़रा बताएं कौन कौन सी कंपनीज हैं, खाद कौन सी दी जाती है, उससे कितनी प्रोडक्शन बढ़ती है, कितनी इसकी पैदावार बढ़ती है? भाईजान जो है FFC वाले हैं ना, अच्छा, हम वही खाद डालते हैं उनकी। ठीक है, उनका शुक्रिया है कि हम तक वो खाद पहुँचाते हैं। NPK भी डालते हैं हम इस पर, इसको यूरिया भी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, अमोनियम सल्फेट डालते हैं। सारी खादें मिला के डालते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें जो है शाइनिंग अच्छी आती है। शाइन अच्छा होता है? जी, शाइन अच्छा होता है। इसके पकने में भी फायदा होता है उसका। जल्दी पकता है? नहीं, लेट पकता है। लेट पकता है? जी। यानी लेट पकना आपके फायदे में है? फायदे में है। घर में छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जब मसला होता है तो घर के बड़े फैसला करते हैं, वो तलाश करते हैं उसका हल। बिल्कुल इसी तरह जब कम्युनिटी का कोई मसला होता है तो उसमें भी बड़े मिल बैठते हैं। और इसके अलावा जब इदारे एक जगह पर मौजूद हों और वहाँ पर कोई इंटरवेंशन करनी हो, कोई तामीर करनी हो, कोई नई चीज़ वहाँ पर लागू करनी हो, कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए कोई स्टेप्स लेने हो, तो कम्युनिटी को एंगेज किया जाता है, इनको लूप में रखा जाता है और उसके लिए मीटिंग्स होती हैं। 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ये मीटिंग्स होती हैं जब कम्युनिटी लीडर्स इकट्ठे बैठते हैं। अंदर आ चुके हैं हम और बिल्कुल यहाँ पर मीटिंग जो है वो जारी है। चलते हैं मीटिंग की जानिब, खुद भी आज इसका पार्ट बनेंगे। ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये मीटिंग होती है जब कम्युनिटी लीडर्स अपने इश्यूज एड्रेस करते हैं और उसके बाद उनके हल की जानिब कदम बढ़ाए जाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर किस इलाके से हैं आप? मैं सोनम्यानी इलाके आप से। सोनम्यानी के हैं? जी बिल्कुल। सोनम्यानी तो छा गया, सोनम्यानी ने तो मुझे मुतासर कर दिया कि इतना ज़बरदस्त ये इलाके, इतने प्यारे लोग हैं यहाँ के और इतना इलाका बदल गया है। इसमें तो मेहनत है आप सबकी। सर अर्ज़ ये है, तारीफ़ करना है अल्लाह ज़ात की। दूसरी नंबर सरदार शेर आज़म मज़ारी की मेहरबानी, 10 का सैलाब आया, हमारे फसल कई इंसान भी नुकसान हुए हैं, जानी नुकसान भी हुए हैं, माली नुकसान तो अपने जगह। तो वैध शख्स है, बग़ैर लालच से, बग़ैर अपने सियासत से यहाँ हमारे इलाके में आया, उसने बड़ी मेहनत की। क्या आपको अपनी बच्चियाँ स्कूल भेजने की वजह से अपने इस इलाके के किसी शख्स की बात सुननी पड़ी कि बच्चियाँ क्यों भेज रहे हो स्कूल? नहीं, मेरे से कोई बात ऐसी करते नहीं। मैं खुद, मेरी बच्चियाँ भतीजियाँ हैं और जो बेटी हैं मेरी हैं, ये नज़दीक इधर पढ़ता है स्कूल TCS में। जो मेरी भतीजियाँ वो अमनपुर में, वो भी पढ़ रही हैं उधर सादिकाबाद में। आपको खुद तो कुछ पे नहीं करना पड़ता? मैं वो जो ये कॉस्ट है ना, वो आपको देनी पड़ती है? हाँ, मेंटेनेंस की हम देते हैं पर मंथ 12,000। वो कैल्शियम की, कैल्शियम की या कितनी हुई? बिजली का जो बिल आ जाता है वो तो हमें पे करना पड़ता है ना। लेकिन आपको साफ पानी तो साफ पानी मिल रहा है और लोग भी पी रहे हैं उधर से। इलाके के लोग पी रहे हैं? इलाके के लोग, हम किसी को रोकते नहीं है, जो भी लोग आए ठीक है फी सबिलिल्लाह ले जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, सॉरी। बहुत शुक्रिया। आपने इतनी ज़बरदस्त बात की कि मुझे यहाँ इसलिए रुकना पड़ा कि नॉर्मली ये मैंने देखा कि जब मैं किसी से सवाल करता हूँ, हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे तो लोग कहते हैं हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत को ये करना चाहिए। हम हुकूमत को कोसने देते हैं, हुक्मरानों को कोसने देते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं हुकूमत ने कुछ नहीं किया, माजी की हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब सवाल किया कि क्या करना चाहिए हुकूमत को, जवाब देखिए कितना खूबसूरत था कि ये छोड़ दीजिए कि हुकूमत ने क्या करना है, ये छोड़ दीजिए कि सरदार साहब ने क्या करना है, बात ये हो कि हमने क्या करना है। ये होता है अपने गिरबान में झांकना, ये होता है खुद एहतसाबी, ये बहुत ज़रूरी है। ये शऊर है जिसकी हमें मिसालें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि अपनी गलती को पसे पुश्त नहीं डालता यहाँ का कोई शख्स। वो इदराक रखता है कि गलती कहाँ पर हो रही है, गलती कहाँ पर हो रही है। बच्चों को स्कूल आज भी अगर नहीं भेजे तो गलती कर रहे हैं हम, लेकिन इसके साथ साथ जब बात हो रही है कि कितना बेहतर हुआ यहाँ का निज़ाम और कितनी बेहतर हुई यहाँ की ज़िंदगी, अगर बच्चा स्कूल जाए और वो स्कूल हो स्टेट ऑफ द आर्ट, पैसे ना लिए जाएं तो ये पैसे बच रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हो रही है आपके बच्चों पर, लेकिन आपके पैसे बच रहे हैं। RO प्लांट लगा है, साफ़ पानी आपको मिल रहा है। हमें शहरों में पानी ख़रीद कर पीना पड़ता है, पैसों की बचत हो रही है और पानी भी साफ़ मिल रहा है। माल मवेशी अब मरते नहीं हैं। वो टीका जो महंगा था वो टीका मुफ्त लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन हो रही है, जानवर भी बच रहे हैं। यानी पैसा इस तरीके से बच रहा है कि अब जो हेल्थ पे पैसा पहले लग जाता था, अगर खातून प्रेग्नेंट है और जाना पड़ा हॉस्पिटल, 20-25 हज़ार प्राइवेट हॉस्पिटल में लग गए, तो पहले से अगर रजिस्ट्रेशन हो गया पहले से हॉस्पिटल जाएं, या फॉर दैट मैटर कोई और डिजीज़ के साथ भी जाएं, टेस्ट हो, पैसा बच रहा है। कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है महंगे से महंगा, चाहे कराची से उसके रिजल्ट आना हो, पैसा बच रहा है। तो हर तरफ से इनका पैसा बचा के इन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं सोमयानी बना है एक मॉडल विलेज।